हाँ भाई, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जल्दी से रिवीजन क्लास का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पार्ट ए, और चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। सर क्या वेटेज है इसका एग्जाम में? यार लोग कह देते हैं वेटेज है, बट ऐसा कोई वेटेज फिक्स नहीं है। हो सकता है आपका नसीब चले बेटा तो शायद ये 10 से 20 नंबर में आ जाए। क्या पता मैं इतना करवा दूं इसमें एक क्वेश्चन भी नहीं है। तो अपन ये देख के रिवीजन क्लास नहीं करते कि इसमें एक आएगा 15-20 आएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सोच के करते हैं। एक बार मैंने एग्जाम में ये भी देखा था, अकाउंट्स ऑडिट 20 नंबर में आ गया, शेयर कैपिटल में से आया नहीं। क्या गेम प्ले है इंस्टीट्यूट का? उनको पता है पार्ट ए में बच्चे के हिसाब से बड़े चैप्टर कौन से, शेयर कैपिटल, अकाउंट्स ऑडिट, मर्जर। बच्चा जनरली फोकस ही उन पे करेगा। उन्होंने गेम क्या खेला, उनको कर दिया कम, और जो छोटे थे उनको पूछ लिया ज्यादा। अब जब वो छोटे वाले ज्यादा आ गए ना उस टाइम आपका ध्यान छोटे पे नहीं था। तो ये गेम प्ले तो होता ही होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, बड़े मैं रिकॉल करवा रहा हूं। कोशिश करना ना जो छोटे चैप्टर्स है वो जल्दी से जल्दी आप रिकॉल कर लो। तो मेजर रिकॉल मैंने करवा दिया 60 का, बाकी चैप्टर्स कोशिश करो कल में आप कर लो। उनमें कोई टॉपिक में दिक्कत आ जाए मुझसे पर्सनली कॉल कर लेना, यहां आ जाना कोई भी डाउट हो, बाकी आपके पास है। अच्छा, इसका रिवीजन भी चलेगा कैसे, पेज बाय पेज स्कैन करेंगे सारा, उसका सारा जो मेन क्रक्स है कोशिश करेंगे ऐसा कुछ भी ना छोड़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड और अपन ने नहीं करा। अब अगर स्टार्ट करें ना, पहले पेज पे बहुत टफ टॉपिक आ रहा है जो आपने 12th के अकाउंट्स में पढ़ा था। कैपिटल क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल क्या होती है। अब आपको याद होगा शेयर, नॉमिनल, इशूड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, ये सब अकाउंट्स में था। एक वन शॉट आंसर दूं उसका। शेयर है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्टॉक्स यानी शेयर्स का बंडल, बंडल ऑफ फुली पेड अप शेयर उसे कहा जाता है स्टॉक। शेयर की फेस वैल्यू है 10। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे अभी कॉल करा है कितना, 8 रुपए, और आपने पेड भी कितना कर दिया, 8 रुपए। समझ आ रही है बात क्या है? एक बेसिक सी बात ये भी होती है, ऑथोराइज कैपिटल होती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज। आप चाहो ना तो आर्टिकल में चेंज, मेमोरेंडम में चेंज करके उस कैपिटल की लिमिट बढ़ा भी सकते हो। रेगुलर क्लासेस में मैंने एग्जांपल बताया था वोडाफोन आइडिया वाला। जब गवर्नमेंट ने बड़ा स्टेक लिया था 35,000 करोड़ का, तो ऑथोराइज कैपिटल अलाउ नहीं करती थी, वो फुली ऑक्यूपाइड थी। तो उन्होंने क्या करा, जस्ट बाय पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अपनी ऑथोराइज कैपिटल पहले क्या कर ली थी, इंक्रीज। तो ये पहला बेसिक तो ये था। जनरली कहा जाता है शेयर जो है कंपनी के ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, शेयर इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्सचेबल क्लेम एंड मनी, एंड इट इंक्लूड शेयर, स्टॉक, क्रॉप्स, ग्रास, या जितनी भी जो चीजें जमीन से जुड़ी है जिन्हें सेल करने से पहले अलग कर लिया जाता है। ये वो डेफिनेशन लिखी हुई यहां पे। ये वाला कंसेप्ट याद आ रहा हो अगर, बेनिफिशियल ओनर वाला। अब अच्छे से ये बात एक बार जल्दी से मुझे बता दो, छोटी छोटी चीजें पूछता नहीं है एग्जामिनर इतना, क्या पता आ जाए। अब आपको याद होगा पुराने दौर में हम सीधे सीधे होते थे रजिस्टर्ड ओनर, क्योंकि बेटा शेयर चलते थे फिजिकल फॉर्म में, कंपनी सीधे सीधे शेयर हमें देती थी इन्वेस्टर को, तो कंपनी और इन्वेस्टर का डायरेक्ट रिलेशन होता था। अब इसमें कलेश भी बड़े हो गए, मैंने ए को दिया, फिर ए ने शेयर बी को ट्रांसफर करे, बी ने सी को ट्रांसफर करे, तो बार बार क्या होता था, शेयर सर्टिफिकेट को कैंसिल करने की रिक्वायरमेंट आती थी और नया इशू करना पड़ता था। इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, फ्रॉड्स होने की चांसेस ज्यादा हो गई। तो हमने क्या करा, इन सबको किस में कन्वर्ट कर लिया, डीमेट पे। अब कौन से ईयर में ये स्टार्ट हुआ था, 1992 से, कि स्कैम हुआ था हर्षद मेहता वाला, वहां से हमें नीड ऑफ द आवर फेल्ट हुआ कि शेयर कौन से फॉर्मेट में होने चाहिए। फिर हमने करा क्या, कंपनी अपने सारे शेयर किसको दे देती है, डिपॉजिटरी के एजेंट कौन होते हैं, डीपी। इन्वेस्टर किससे कनेक्ट हो जाता है। तो आज मैं कहूं ना, कंपनी के शेयर्स के रजिस्टर्ड ओनर तो कौन है, और इन्वेस्टर कौन हो गया। तो आप ये कहो ना, कंपनी के बुक्स में उसके सारे शेयर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, डिपॉजिटरी। कंपनी को इवन ये तक नहीं पता कि उसके टेक्निकली ओनर कौन है। बात समझ में, उसके टेक्निकली ओनर कौन है उन्हें यही नहीं पता, वो पता किसको है। तो इनमें डायरेक्ट कनेक्शन, इनमें डायरेक्ट कनेक्शन, कंपनी और इन्वेस्टर में इनडायरेक्ट कनेक्शन। डिविडेंड है, राइट इशू है, बोनस इशू है, जो भी बायबैक है, जो भी फायदे हैं, दिए किसको जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं ना, बेनिफिशियल ओनर आर द डीम्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी, आर द डीम्ड मेंबर्स ऑफ द कंपनी।
याद आ गई होगी ये चीज अच्छे से। नीचे देखें ध्यान से, बड़ा मुश्किल टॉपिक है, टाइप्स ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर एक बात बताओ, रिवीजन क्लास है, मैराथन क्लास है, ये चीजें तो स्किप कर लो ना आप, है ना। कभी कभी क्या होता है, हमें लग रहा है ये चीज इतनी काम की नहीं है, और गेम प्ले क्या होता है, उन्हें पता है पेपर सेटर को बच्चा राइट इशू पढ़ क्या है, बायबैक उसने देखा होगा, बोनस देखा होगा, वो क्या हल्के में लेके गया होगा ये। इनमें सॉरी, इनमें से 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे, आसान होने के बाद भी आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में टेक्निकली फर्क क्या है? 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, रिडेम्पशन पहले, डिविडेंड पहले, और अगर 2 साल तक उनको लगातार हमने डिविडेंड नहीं दिया, दे शैल बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एन इक्विटी शेयर होल्डर। इवन उनको वोटिंग राइट है हर रिजोल्यूशन पे, जो इक्विटी वालों के पास है वही राइट प्रेफरेंस वालों के पास भी। अब मैंने रेगुलर क्लास में आपसे एक सवाल पूछा था, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस, 5-6 पॉइंट बनाने थे। अब बच्चों को लगता है आते नहीं है क्वेश्चन, आपने स्कैनर करी हो अगर, उसमें आया हुआ है क्वेश्चन ये। मैं कहीं गलत नहीं हूं, पेपर सेटर को पता है बच्चा क्या नहीं देख के आया, वो जानता है इक्विटी प्रेफरेंस शेयर, बट वो एकदम से टेबल नहीं बना पाएगा। तो 4-5 पॉइंट्स अगर बनाने हो, इक्विटी शेयर होल्डर कौन, ओनर्स है, ये ओनर नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर का रिडेम्पशन नहीं होता, इनका रिडेम्पशन होता है। इक्विटी वालों का डिविडेंड फिक्स नहीं है, इनका डिविडेंड फिक्स है। इवन पहले डिविडेंड प्रेफरेंस को मिलता है, इक्विटी को बाद में। इक्विटी को देना हमारी ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रेफरेंस को देना ऑब्लिगेशन है। इक्विटी शेयर होल्डर आर हैविंग वोटिंग राइट, जबकि प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट नहीं होता। इक्विटी के अगर मैं एक और बताऊं ना टाइम पास पॉइंट, उसमें टाइप्स भी है, इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। प्रेफरेंस में कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव कोई भी हो सकते हैं। एक सिंपल टेबल है और फोकट के 4 नंबर है आपके। नीचे देखो ध्यान से, ये सब हो गया। जल्दी से क्या हो गया, किसमें, इसमें कौन सा डिस्काउंट का पॉइंट आ गया? वो शेयर और डिबेंचर में था वो। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हर प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाने से पहले पढ़ता है, पढ़ के डिसाइड करता है कि हमें कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अच्छा, हर वो डॉक्यूमेंट का मतलब इट मस्ट बी इन राइटिंग, पहली बात तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मतलब रिटन फॉर्म में होना चाहिए। इसका एग्जांपल याद दिलाता हूँ, वो फ्लाईओवर पे बैनर लगा हुआ है, नाम दिखाई दे रहा है मीशो आईपीओ, क्या ये प्रोस्पेक्टस है? नहीं है। एक सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए, धुरंधर कल ही लगी, रिव्यू भी अच्छा बता रहे हैं, उसके एड के दौरान एक जब इंटरवल में आया कि मीशो का आईपीओ आ रहा है, स्क्रीन पे दिखाई दिया, क्या ये प्रोस्पेक्टस है? नहीं है। मैंने आपको मेल करा है। क्या ये प्रोस्पेक्टस है? क्योंकि इसका प्रिंट निकल जाएगा। तो प्रिंटेबल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में अगर कोई भी कागज है तो उसे आप मान लो प्रोस्पेक्ट। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आ गया, बिजनेस न्यूज़पेपर में हर आईपीओ का पूरा डेटा आता है, तो एक पेज की पूरी कटिंग आती है आईपीओ की, क्या वो प्रोस्पेक्टस है? 100% है। अब 2-5 मिनट एकदम सामने ध्यान लगाओ, टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़े थे, शेल्फ, रेड हेरिंग, एवरेज, एक एक करके जल्दी जल्दी सुनते जाओ। शेल्फ प्रोस्पेक्टस कौन इशू करता है? क्लास या क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। टेक्निकली मैंने कहा था बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहला पॉइंट क्या बना? इशूड बाय क्लास, क्लासेस ऑफ कंपनी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी, एग्जांपल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी होती है 1 साल। कौन सी कंपनी ये इशू करना चाह रही है जो 1 साल में मल्टीपल टाइम्स इशू लाने वाली है, तो उन्हें ये चाहिए प्रोस्पेक्टस बार बार इशू ना करना पड़े, तो इसके लिए वो कौन सा इशू कर देते हैं? शेल्फ। फिर एक एग्जांपल था, मान लो 6/12/2025 को हमने शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करा, इसकी वैलिडिटी 1 साल है, तो पहला काउंट कहां से हो गया? 6/12/2025। मान लो कंपनी ने पहला इशू इस दिन लॉन्च करा, सेकंड इशू कंपनी लॉन्च कर दी है 30/4/2026 को, तो जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस यहां फाइल हुआ था ना, वो तो यहां पे भी चलेगा। अब बीच में चेंजेस आ गए होंगे, चेंजेस के लिए क्या लगा दूंगा? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। तो 30/4/2026 वाले जो इन्वेस्टर है, इनके लिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस पूरा क्या होगा? एक तो 6/12 वाला, और जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हमने फाइल करा है 30/4 वाला, ये दोनों मिला लोगे तो क्या हो गया? प्रोस्पेक्टस। मैंने एग्जांपल बताया था, आईसीएसआई आपको बुक्स देता है, बुक्स के बाद अमेंडमेंट आते हैं, तो बुक तो हो गया शेल्फ प्रोस्पेक्टस, और बार बार जो अमेंडमेंट्स आते हैं उनकी शीट्स आती है, वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हो गया।
तो कौन सी कंपनी इशू कर रही है? वो जो मल्टीपल बार में पैसा रेज करना चाह रही है, एक बार नहीं करना चाह रही, उन्हें अपना समय बचाना है, पैसा बचाना है। हम कह रहे हैं आप क्या इशू कर देना, शेल्फ प्रोस्पेक्टस। क्वेश्चन कैसे है एग्जाम में, शायद मैं बताया भी था उस टाइम, एक कंपनी है जो बार बार इशू लाना चाह रही है, उसे अपना टाइम पैसा बचाना है, एडवाइस एज अ कंपनी सेक्रेटरी के कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू होगा। माइट बी ये शायद दिसंबर 24 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। उन्होंने इनडायरेक्टली आपसे कौन सा पूछा था? शेल्फ। एक नाम आता था रेड हेरिंग। आराम से सुनो, एक बार आराम से सुनो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जिसमें प्राइस और क्वांटिटी का डेटा नहीं होता। इसमें हम जनरली बताते थे अमाउंट विच कैन बी रेज बाय अ कंपनी। एक रेंज बताई जाती है, एक मेथड होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के दौरान जो प्रोस्पेक्टस फाइल हो रहा है उसे कहा जाता है रेड हेरिंग। सर बुक बिल्डिंग क्या है? एक प्राइस डिस्कवरी मेथड। ये वो मेथड है जिससे हम एक प्राइस की रेंज देते हैं, मान लो 100 से 120। अब इस रेंज के बीच में इन्वेस्टर बिडिंग करेंगे, बिडिंग के बाद फाइनल प्राइस निकलेगी। जब फाइनल प्राइस निकलेगी तो मुझे पता चलेगा क्वांटिटी कितनी है। तो क्रक्स ये निकला, आईपीओ के दौरान जो प्रोस्पेक्टस फाइल होता है ना, आईपीओ में जब बुक बिल्डिंग प्रोसेस है उसके दौरान जो प्रोस्पेक्टस फाइल होता है वो रेड हेरिंग है, बट वो 2 बार फाइल होता है। चालू होने से पहले रेड हेरिंग, और जैसे ही बिडिंग कंप्लीट हो जाती है, फाइनल प्राइस निकल जाती है, तो आपको एक और प्रोस्पेक्टस फाइल करना है। उसमें वो डिटेल बतानी है जो रेड हेरिंग में नहीं आई थी। रेड हेरिंग में प्राइस क्वांटिटी नहीं आई थी, फाइनल प्रोस्पेक्टस में वो सब कुछ आएगा। फाइल कहां होगा? आरओसी एंड सेबी। सेबी क्यों? क्योंकि कंपनी लिस्टेड कंपनी। बुक बिल्डिंग प्रोसेस लिस्टेड कंपनीज ही फॉलो करती है। इतना तो आपके इसमें भी नहीं लिखा हुआ, जब पढ़ा भी था अपन ने, इतना तो बुक बिल्डिंग की बात इसमें लिखी नहीं। मैंने आपको एक्स्ट्रा इसमें पूरा बता दिया। एवरेज प्रोस्पेक्टस क्या होता है? एक समरी प्रोस्पेक्टस जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके दिया जाता है। ये एप्लीकेशन फॉर्म, तो मान लो इसके पीछे मेन समरी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे आपको अटैच करके दे दी, इसे कहा जाता है एवरेज प्रोस्पेक्टस, जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा के दिया जाता है। मैंडेटरी है देना? हाँ मैंडेटरी है। हम तो कह रहे हैं इन्वेस्टर जो प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ते ना, शायद एवरेज पढ़ ले। मैं प्रैक्टिकली कहूं ना, ना तो कोई एवरेज पढ़ता ना कोई प्रोस्पेक्टस पढ़ता। लोग नाम पे जाते हैं, मीशो, फलाना, पेटीएम, नाम अच्छा है, लगाओ आईपीओ में पैसा। मैंने आपको शायद रेगुलर क्लासेस में लिंक्स पे दिखाया था, कोटक सिक्योरिटी के ऐप पे। मैंने कहा एक बटन दबाओ, प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाता है पूरा। मैंने इवन शायद आपको आईपीओ में अप्लाई करके भी दिखाया था, सेबिया किसी क्लास में। एक बटन दबाना था, आईपीओ में अप्लाई। फिर मैंने ये भी कहा था, मैंने उसको कैंसिल भी कर लिया था, आईपीओ अच्छा नहीं था क्योंकि। तो विड्रॉ का ऑप्शन भी तो मिलता है। तो इतना सिंपल हो गया है आईपीओ में अप्लाई करना, जस्ट 2 क्लिक्स अवे। कंफर्म, सब कुछ डेटा ऑनलाइन आपकी ऐप पे पहले से फिल आता है। आपको लिंक पे जाके ओके करना है, फिर वो बोलेंगे कंफर्म, आई हियर बाय कंफर्म, मैंने सारी कंडीशन पढ़ ली, टिक, कंफर्म, आईपीओ अप्लाई। तो प्रोस्पेक्टस तो मैंने मेरी जिंदगी में आज तक किसी भी कंपनी का नहीं देखा, बट क्या देखना चाहिए? 100% देखना चाहिए। ये पढ़ के पता क्या चलता है कंपनी कौन थी, क्या कर रही है और क्या करने वाली है। आसान लैंग्वेज में कहूं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाता है। कब चालू हुए थे, आज क्या कर रहे हैं, आपसे पैसा लेके हम करने वाले क्या है। क्यों? क्योंकि आईपीओ वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में क्या लिखा है। ये जो पैसा हम रेज कर रहे हैं ना, ये पैसा हम कहां काम में लेंगे? एक्सपेंशन के लिए काम में ले रहे हो, 100% अच्छा है। आप अपने लोन्स को रीपे कर रहे हो, मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। और ये हर प्रोस्पेक्टस में एक कॉलम आता है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, उसमें मेंशन्ड होती है ये बात। अच्छा, 2-3 ऐसे केसेस जहां पे एवरेज प्रोस्पेक्टस फाइल नहीं करना। आपने अंडरराइटर अपॉइंट कर लिए, नहीं तो आप प्राइवेटली शेयर दे रहे हो, पब्लिक में जा ही नहीं रहे, आपने पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करा। फिर मैंने एक बात पूछी थी, प्रोस्पेक्टस इज ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर? मैंने आपको इनवाइट करा, अब आप अप्लाई करो, देन लेट कंपनी डिसाइड कि आपको शेयर अलॉट होंगे नहीं होंगे। तो प्रोस्पेक्टस हमेशा इनविटेशन टू ऑफर होता है, ऑफर नहीं होता। उम्मीद है ये सारी बातें याद आ गई होगी। आप रेगुलर में पूरा कंटेंट भी पढ़ लो, उसी में यही सारा लिखा हुआ है। मैंने आपको 5-7-10 मिनट के अंदर तीनों प्रोस्पेक्टस रिकॉल करवा लिए। एक और डॉक्यूमेंट आता था, ऑफर फॉर सेल। पहली चीज, ऑफर फॉर सेल है क्या? मैं आईपीओ लॉन्च करना चाह रहा हूं, प्रमोटर ने अपने एग्जिस्टिंग शेयर दे दिए, भैया इन्हीं का आप आईपीओ बना दो। इसका फायदा क्या होगा? कंपनी की अभी कैपिटल 100 है, प्रमोटर से मैंने कहा भैया 25 रुपए के शेयर आप दे दो, चलो उन्होंने दे दिए, कैपिटल कितनी हो गई? फिर मैंने इन्हीं 25 शेयर का क्या बना दिया, तो आज भी कैपिटल कितनी है? चालू कहां से हुए थे और आज भी कितनी है?
इसे कहा जाता है ओएफएस। प्रैक्टिकली वर्किंग नॉलेज बता रहा हूं आपको, मैं आजकल बड़ा स्ट्रिक्टली इस वर्ड को फॉलो करता हूं हर बैचेस में, वर्किंग नॉलेज वर्किंग नॉलेज। मैंने डेमो में भी इस बार यही करवाया सारा, कि बहुत अलग अलग चीजें करवा रहा हूं, मैंने यहां पे भी करवाई है पर जनरली डेमो में नहीं होती थी वो, मैंने डेमो में स्टार्ट कर ली। अब वर्किंग नॉलेज का मतलब क्या हुआ, आज आपसे कोई ये कहे एक कंपनी है जो आईपीओ लाना चाह रही है, बट उसे पैसा नहीं चाहिए, बस उसे लिस्टिंग एडवांटेज चाहिए, एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस उन्हें क्या करना चाहिए। अब आप पता है क्या चाह रहे हो, वो आपको कहे ओएफएस क्या होता है, दोनों पॉइंट बता दो, वो घुमा के पूछ लेंगे। कंपनी को फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनको लिस्ट होना है, लिस्टिंग एडवांटेज चाहिए। लिस्टिंग एडवांटेज होती है दो, मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी। एक लाइन नहीं होती वो भगवान का दिया तो सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, हमें तो और नाम चाहिए था थोड़ा सा कि लोग और ज्यादा जाने, पैसे की तो वैसे ही कमी नहीं। तो ओएफएस ले आओ, अपना स्टेक सेल कर लो, लिमिट भी सेम रह गई कैपिटल की, कैपिटल बढ़ी भी नहीं, और आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई। तो इनडायरेक्टली पूछेंगे ओएफएस, डायरेक्टली नहीं पूछेंगे। दो पॉइंट आते थे ओएफएस में, क्या थे, जब मैंने आपसे शेयर लिए उस टाइम पूरा जो पैसा मिलने वाला था वो मिला नहीं, और जितने जब लिए थे ना शेयर उसके 6 महीने में मुझे क्लोज करना है। अगर 6 महीने में मैं नहीं लेके आया तो जिनसे शेयर लिए थे वो मुझे वापस करने पड़ेंगे। मैं दिखा देता हूं एक बार, यहां देखे सामने अच्छा, ओएफएस का जो मतलब मैंने बताया वो मतलब इसमें लिखा हुआ नहीं है, ये आप जब सेबी में आईसीडीआर पढ़ोगे ना, आईसीडीआर में है ये, अगर चेक करोगे वाला पॉइंट ये पढ़ो, ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक वाज मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। क्या लिखा है आगे, मतलब जब आपसे शेयर लिए उसके 6 महीने में वो शेयर मुझे पब्लिक को देने ही देने, नहीं तो सेकंड कंडीशन क्या है, एट द डेट व्हेन द ऑफर वाज मेड द होल कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर हैड नॉट बीन, मतलब आपसे जो पैसा लेना था ना मुझे बाकी, अभी तक वो आया ही नहीं था, तो मैंने आपको एक ऑप्शन दिया, एक काम करो पैसे मत दो, आप अपने शेयर दे दो, इन्हीं शेयर को मैं कहां लॉन्च कर देता हूं, आईपीओ बना के। इन दो में से कोई भी कंडीशन पूरी कर लो, हम कह रहे हैं कौन सा टॉपिक हो गया, ओएफएस। डन है यहां तक ये, आगे देखें क्या कंपनी प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकती है, हाँ, फेस वैल्यू के ऊपर आप जितना चार्ज करते हो ना ये प्रीमियम है। मेरे को भी याद नहीं है कि मीशो का शायद 50-60 रुपए का प्राइस बैंड है, शायद 100 या पता नहीं जो भी है, फेस वैल्यू मान लो 10 रुपए है और मान लो इशू प्राइस 100 रुपए, तो 90 रुपए क्या है, 90 प्रीमियम, फेस वैल्यू 10, तो कॉमन सेंस अकाउंटिंग है, 10 रुपए जाता है शेयर कैपिटल में, 90 जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम में। प्रीमियम कितना होगा ये डिसाइड कैसे होता है, डिपेंडिंग ऑन कंपनी, डिपेंडिंग ऑन कंपनी, कंपनी टू कंपनी अलग है। एक बेसिक सी बात है, अभी नीचे जाओ टपरी पे चाय पीने, 10 रुपए की है, जो बहुत ज्यादा चलता है ना आगे, जो बहुत ज्यादा चलता है आगे वो 10 में इतनी देता है, जो कम चलता है वो 10 में इतनी देता है। आप समझो मैं बोलना क्या, अच्छी दुकान पे चाय 30 रुपए की मिलती है और कम चलने वाली पे 10 में मिलती है, तो 10 में वो कमा नहीं रहा, कमा रहा है, बट 30 में वो ज्यादा कमा रहा है क्योंकि आपको बैठा के पिला रहा है। समझ रहे मेरी बात क्या है, चीज तो सेम है, जगह के हिसाब से प्राइसिंग डिफर कर रही है, और डिपेंडिंग आप हो कौन। अपने जयपुर में कितने सारे आजकल ये चाय की टपरियां खुल जाती है और बड़ी फेमस चल रही है, नमो चाय, नाम सुनाओ, जवाहरनगर राजा पार्क, नमो चाय जगह जगह खुल रहा है, इस रोड पे भी आगे खुल गया। और क्या कैफे उसने खोला, 80-80 90 रुपए की एक चाय, घर में 100 रुपए में कितने जने चाय पी सकते हैं, अंदाजा लगाओ। बट इस सर्दी के मौसम में रात को ऐसे ऐसे करते हुए वहां 100 रुपए का वो कुल्हड़ वाला ग्लास हाथ में लेने में जो फील आता है ना, वो घर में नहीं आएगा, आप चाहे कितने ही कुल्हड़ ले आओ। एक बात बताओ, चाय तो है 5 रुपए की, 95 रुपए आप दे रहे हो प्रीमियम, वो जगह की वजह से। सेम चाय आप घर में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको होता ना वाइब नहीं आएगी, वो वाइब के लिए आप 95 रुपीज दे रहे हो वहां ज्यादा, जबकि वो चाय की वैल्यू टेक्निकली 2 या 5 रुपए से ऊपर नहीं है। डन है ये बात। प्रीमियम के यूजेस बताओ क्या है बोनस, बायबैक, कमीशन और ये सब राइट ऑफ करने के लिए, प्रीमियम पे रिडेम्पशन हुआ है तो वो राइट ऑफ करने के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए। अगर कंपनी की बुक्स में अक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो अक्यूमुलेटेड लॉसेस को क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया जा सकता है, जनरली नो, बट एक्सेप्शनल केस में हाँ, एंड सिमिलर फैक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन वन ऑफ द। फिर से इन क्लासेस में एक बात क्लियर कर लूं, केस का नाम नहीं याद होगा, सेक्शन नहीं याद होंगे, एज पर द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, सिमिलर फैक्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन वन ऑफ द। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ही केस का नाम पूछा हो ना, तो आप मान लो 1 नंबर तो गया,
आपके 5 में से 4 जब आ जाएंगे जब लैंग्वेज अच्छी होगी। केस का नाम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, याद करना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, याद करना। अच्छा, प्रीमियम हुआ, डिस्काउंट पे शेयर इशू हो सकते हैं? जनरली तो नहीं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो स्वेट इक्विटी शेयर। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एक कंपनी है जो लॉसेस में है, डेट बर्डन ज्यादा है, तो एक कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के चलते हम सामने वाले को मौका दे रहे हैं कि आप अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, वो भी डिस्काउंट पे कर लो। आपने कोई अच्छाई का काम तो करा नहीं ना। फेस वैल्यू 10 रुपए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, देखो पैसा तो मैं आज दूंगा ना, कल दूंगा ना, परसों दूंगा। आप जो 100 रुपए मुझसे मांग रहे हो ना, मेरी कंपनी की फेस वैल्यू तो 10 रुपए है। आप एक काम करो, 100 रुपए को 8 रुपए के हिसाब से इक्विटी में कन्वर्ट कर लो। और ये बात भी ध्यान रखना, डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। अगर मैं कहूं ना फेस वैल्यू 10 है और करंट मार्केट प्राइस 200 है, और मैंने आपको 180 में शेयर दिया है, मेरी लैंग्वेज ये कहती है मैंने आपसे 20 रुपए का प्रीमियम कम चार्ज करा है, मैंने आपसे 20 रुपए का प्रीमियम कम चार्ज करा है। डिस्काउंट हमेशा किस पे देखा जाता है? मैंने आपको रेगुलर क्लास में वीआई वाला पूरा एग्जांपल बताया था। 3 साल लगा दिए सरकार ने, और उसके बाद 3 साल बाद कन्वर्ट करा 10 रुपए पे ही। मतलब इंस्टेंस क्या था? फेस वैल्यू 10, मार्केट प्राइस 7 रुपए थी। वो कह रहे आप कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो। कह रहे हम कन्वर्ट ही नहीं कर सकते जब तक प्राइस स्टेबल 10 रुपए है, उसके ऊपर ना आ जाए, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है। सीएस ने स्टेटमेंट दिया, भैया एज पर कंपनी लॉ देयर इज अ प्रोविजन जहां एक कंपनी अपने अमाउंट को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है एज अ पार्ट ऑफ डेट रीस्ट्रक्चरिंग, वो भी फेस वैल्यू से कम पे, वो भी फेस वैल्यू से कम पे। 2-3 साल कैलकुलेशन चली। अब 3 साल के बाद उनको 10 पे करना ही था, तो 10 पे तो वो पहले ही कर लेते। अच्छा, जब कन्वर्जन हुआ जब भी स्टॉक 7 रुपए का ही था, और जब बात चल रही थी तब भी इतने का ही था। तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग वाला एक नया अमेंडमेंट आया था, अदरवाइज पहले ये पॉइंट नहीं था। प्रीमियम, डिस्काउंट। अब मेरे को जल्दी से एक बार ये वाली चीज बता दो, इनमें कहीं कोई भी ऐसी चीज अपन ने छोड़ी हो? ये सारे टॉपिक्स हो गए। ये डिस्काउंट वाली बात हो गई, इसमें इस पे केस स्टडी आ सकती, डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम पे। ये सिंपल है, ये हो जाएगा। ये क्या होता था? अप्लाइंग शेयर्स इन फिक्टिशियस नेम। वैसे प्रैक्टिकली कहूं ये टॉपिक चल ही नहीं रहा। क्यों? डीमेट फॉर्म में शेयर लेने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए। डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए, और आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक हो गए तो अब प्रैक्टिकली एक बंदे का एक डीमेट अकाउंट होगा। पहले क्या होता था, बिना डीमेट और बिना ये आपके पैन कार्ड के डीमेट अकाउंट खुल जाते थे। मैंने मेरा पैन कार्ड देख लो, मेरे नाम से खुलवा लिया, 5-6 फर्जी नामों से डीमेट अकाउंट खुलवा लिए, राम कुमार वर्मा, श्याम कुमार वर्मा, ये वो। रियल में कोई बंदे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो मैंने करा क्या? इम्पर्सोनेशन। मैं ही एक था, मैंने 3 फर्जी डीमेट अकाउंट खुलवा लिए। तो मैं कह रहा हूं मैंने करा क्या? फ्रॉड। मेरे पे फ्रॉड का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। मैंने करा क्या? इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन मतलब कुछ फिक्टिशियस नेम में शेयर अलॉट करवा लिए। फिक्टिशियस नेम का मतलब क्या है? बंदे बंदियां एग्जिस्ट नहीं कर रहे, मैंने फर्जी डीमेट अकाउंट खुलवा ली। अब आप खुद सोच के देखो ना, अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बैंक अकाउंट खुल जाते थे, आप पूछो ना पेरेंट्स से पहले, बिना पैन, बिना आधार के, 2014 10 या 11 तक। तो उसका जैसे ही पैन कार्ड, आधार कार्ड ज्यादा चलन में आए ना, अब नहीं खुल सकते। आज आप अपना अकाउंट खुलवाओ जाके, उनको बोलो पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो बोलेंगे बैंक अकाउंट भी नहीं है। पहले आप बैंक में जाके बोलो पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, 50 लाख रुपए है, वो कहेंगे अकाउंट खुल जाता था, क्योंकि पैन और आधार इंटरलिंक नहीं थे पहले। मैंने कल मेरी आईटीआर फाइल करी, जैसे ही आईटीआर पोर्टल पे हम लोग गए, मैंने याद है वो प्लॉट का बताया था, बेचा था, खरीदा था, कैपिटल गेन के एंगल से वो डेटा ऑटोमेटिकली वहां शो हो रहा है, ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। कैसे? आईटीआर फाइल हुई बेटा, पन्ने मत पलटना, ऐसे डिस्ट्रैक्शन होता है, पन्ने मत देखो, अभी कितने बहुत बाकी है अभी। हाँ, तो जब मैंने आईटीआर भरा, जब भी पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा, आधार ओटीपी से वेरीफाई होता है। जब मैंने प्लॉट खरीदा, बेचा, जब भी मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा, और एक अच्छी वैल्यू का काम था, तो जैसे मैंने जेडीए डिपार्टमेंट में जाके पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया ना, वो डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है? आईटीआर वाले पोर्टल पे। तो जैसे ही मैंने लॉग इन करा, मेरी सोल्ड वाली प्रॉपर्टी भी शो दे रही है, और जो बाय करी वो भी दिखाई दे रही है। मुझे उससे रिलेटेड एक डिस्क्लोजर देना था, डिस्क्लोजर दिया, आईटीआर फाइल हो गई कल मेरी।
शेयर बाजार में जो मैंने काम करा हुआ है वो पूरा डेटा ऑटोमेटिकली वहां लिंक है। रीजन, पैन कार्ड, आधार कार्ड। पहले क्या होता था, हमें वहां से फाइल मंगानी होती थी, फिर वो फाइल देते थे, फिर वो चढ़ाते थे पोर्टल पे। अब वो चढ़ाने का झंझट खत्म, ऑटोमेटिकली सब कुछ लिंक है। इसलिए बोल रहा हूं प्रैक्टिकली ये टॉपिक सब नहीं है। याद आ रहा हो अगर डीवीआर, क्या कंपनी इक्विटी शेयर में डीवीआर इशू कर सकती है? हाँ। डीवीआर क्या होता है? डिविडेंड ज्यादा, वोटिंग राइट कम। प्रैक्टिकलिटी में ये टॉपिक भी अपनी इंपॉर्टेंस खो गया। एक टाटा मोटर करके कंपनी थी, उसने डीवीआर खत्म कर लिया, अपने उस डीवीआर को इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। अब याद आ रही हो अगर बात, डीवीआर इशू करने में कंडीशंस थी, इट मस्ट बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल, नहीं तो ऑल्टर द आर्टिकल। सेकंड, कितना इशू हो सकता है डीवीआर मैक्सिमम? 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग डीवीआर ऑलरेडी इशूड। तीसरी कंडीशन, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फाइल करने में गलती नहीं करी हो। चौथा पॉइंट, 3DP, डिविडेंड, डिबेंचर, डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर, इनका पैसा चुकाने में गलती नहीं करी है। फिर नीचे एक और टॉपिक आता था, अगर गलती आपने सही कर दी तो सही करने वाले साल को छोड़ दो, उसके बाद 5 साल तक डीवीआर इशू नहीं होंगे। अगर याद आ रही है बात, डीवीआर इक्विटी में और इक्विटी डीवीआर में कन्वर्ट नहीं होता है, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है। सेबी में आप डीवीआर की रेगुलेशन पढ़ लो, ये पॉइंट ही नहीं है वहां पे। टाटा मोटर जिसका मैंने एग्जांपल लिया वो तो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड यानी सेबी, उन्होंने डीवीआर खत्म कर लिया, डीवीआर को किस में कन्वर्ट कर लिया? इक्विटी। तो बच्चों ने फाइनल में एक सवाल पूछा, सर आप तो कहते थे कन्वर्जन अलाउड नहीं है। हाँ, तो कहां गलत कह रहा हूं? वो कंपनीज एक्ट है, और वो जो कन्वर्जन वो उस पर क्या एप्लीकेबल है? सेबी। याद आ रही है ये चीज? देखो दिखाऊं, ये रहा ये सारा, ये अभी जस्ट अपन ने जब जीएम वाली रिवीजन क्लासेस करी थी, उसके अंदर ये वाला पॉइंट भी आ गया था कि अगर ई वोटिंग से होने वाला कोई काम है तो फिर आप पोस्टल बैलेट मत करो ना, ई वोटिंग से ही कर लेना। ये रहा ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट रह गया था, ओआर पास होगा, कंपनी लिस्टेड है तो पोस्टल बैलेट से होगा। ये वोटिंग पावर वाला आ गया 74%, ये लिखा। ये डिफॉल्टेड वाला आ गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, लगातार पिछले 3 सालों से। नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, सबसिस्टिंग डिफॉल्ट मतलब, फिर एक ये रहा पॉइंट, याद आ रही है बात, अगर टर्म लोन, बैंक वाला, एम्प्लॉय के जो मेरे सरकारी ड्यू ऑब्लिगेशन मेरी बनती, मैंने वो पे नहीं करा। फिर एक बात लिखी है यहां पे, जिस साल गलती करी उस साल को छोड़ा, जिस साल सही करा उस साल को छोड़ दो, सही करने वाले साल को छोड़ दो, उसके बाद 5 साल छोड़ दो, उसके बाद डीवीआर इशू कर लो। आपने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं करा, मैंने यही लिखवाया था वहां पे, आपने कोई इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं करा पिछले 3 सालों में। और नीचे एक पॉइंट आ रहा था, ये रहा, फिर मैंने वहां यहां ये लिखवाया था, डीवीआर कैन बी ओरिजिनली इशू। डीवीआर जनरली ओरिजिनली इशू होते हैं, बट अगर आप लिस्टेड कंपनी में आ जाओगे ना, डीवीआर इक्विटी में और इक्विटी डीवीआर में हो सकते हैं कन्वर्ट, कहीं मनाही नहीं करी हुई। ये याद आ रहा हो, सामने देखो, फुर्ती से देखो, प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम कितने साल के लिए इशू होते हैं? 20 साल। कोई एक्सेप्शन इसका? इफ आ कंपनी इज एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो आप 20 नहीं, आप 30 साल के लिए इशू कर लो, विद अ कंडीशन फ्रॉम 21st ईयर ऑनवर्ड पर ईयर 10% रिडेम्पशन होगा, और ऑन अर्लियर बेसिस ऑन रिक्वेस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। हम कह रहे हैं कि 21वें साल से हर साल 10% हमें रिडीम करना ही करना। 20 साल के बाद यानी 21वें से, अगर आप चाहो ना 20 साल से पहले से रिडेम्पशन चालू कर लो, 16वें साल से कर लो ना, किसकी इच्छा से? यार 20 से 30, 10 साल बचे। अगर 10 लाख के डिबेंचर थे और 10 साल में मुझे रिडीम करना है, तो हर साल 1 लाख हो गया। यही अगर 10 लाख के डिबेंचर है, टोटल 30 साल के लिए इशू हुए, और मैं 15 साल पहले से रिडेम्पशन चालू कर रहा हूं, इसका एक बेनिफिट ये होता है कि मेरी इंस्टॉलमेंट का साइज कम हो गया, मेरा रीपेमेंट कम हो जाएगा ईयरली। तो हम क्या करें, 21वें साल से तो करना ही करना है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहें तो आप 20 साल से पहले से भी रिडेम्पशन चालू कर सकते हो। ये काम का नहीं है, काम का ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज कौन सी होती, जो पब्लिक यूटिलिटी वाली होती, रेलवे, रोडवेज, एयरवेज, ये सब इंफ्रा का पार्ट है।
लॉजिस्टिक कंपनी इंफ्रा का पार्ट है, वाटर मैनेजमेंट कंपनी इंफ्रा का पार्ट है, वो मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन वाली कंपनी इंफ्रा का पार्ट है, अगर बात करें स्लम रिहैबिलिटेशन इंफ्रा का पार्ट है, अगर मैं इंडस्ट्रियल, अगर वापस याद करना, अगर इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट बना रहा हूं ये भी इंफ्रा का पार्ट है। मैंने आपको नाम पढ़ाए थे सारे, आपसे एक एक नाम पूछा था सारा। क्वेश्चन ये नहीं आएगा 20 से 30 साल बताओ, वो सिचुएशन दे देंगे, एबीसी लिमिटेड, लॉजिस्टिक कंपनी वांट्स टू इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर 30 ईयर, वेदर पॉसिबल और नॉट। आपको ये याद आना चाहिए कि ये कंपनी कौन सी कंपनी है, इंफ्रा कंपनी। अच्छा मुद्दे की बात, अब मैंने प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा चुकाने में गलती करी हुई, तो क्या मैं उस दौरान नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता हूँ? जनरली नहीं, लेकिन एक पॉइंट था, ये रहा, ये लिखा रेगुलर पढ़ाया था, जब भी इंपॉर्टेंट करवाया था ये। एक मिनट सामने देखो ना प्लीज, आप मत पढ़ो अंदर क्या लिखा है, याद आ जाएगा वैसे तो मेरे लिखते ही आपको। 100 के प्रेफरेंस शेयर थे, 20 का डिविडेंड था। मैं कह रहा हूं आप तो ये मान लो मैंने आपको रिडीम कर दिया और नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, कितने के? 120 के या 100 के? जो नए वाले होंगे ना उसमें डिविडेंड अमाउंट भी इंक्लूडेड है, इससे कैपिटल अकाउंट पे भी कोई फर्क नहीं आया। यहां देखोगे एक बार, यहां देखोगे एक बार, अर्लियर मुझे कितना पे करना था? मैं तो आपको कह रहा हूं एक बार मान लो मैंने 100 पे कर दिया, चलो 0 हो गया, मान लो वो 100 मैंने वापस आप ही से रेज कर लिया, तो नेट इफेक्ट तो आज भी वही रह गया। तो हम तो कह रहे जो अनरिडीम वाले थे ना, अगर वो अपनी कंसेंट दे दे 3/4 इन वैल्यू, अनरिडीम्ड वाले अगर अपनी कंसेंट दे दे 3/4 इन वैल्यू और साथ में एनसीएलटी कहते, तो हम तो कह रहे ऐसा मान लो जैसे अनरिडीम वाले एक बार रिडीम हो गए और उन्हीं को हमने नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो जो नए वाले इशू होंगे ना उसमें डिविडेंड का अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा। ये याद आ रहा है नहीं आ रहा? इसके ऊपर भी एग्जाम में केस स्टडी आ सकती है कि उन्होंने डिविडेंड अमाउंट शामिल नहीं करा, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा दिया। यहां तक डन है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये हो जाएगा। कुछ याद आ रहा हो? यार कंपनी को फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, शेयर इशू करके पैसा रेज करना है। जब ये टॉपिक मैंने रेगुलरली पढ़ाया था, मैंने आपसे चालू करने से पहले एक सवाल पूछा था, एफपीओ और राइट इशू में फर्क क्या है? एफपीओ आता है किसके लिए? सबके लिए, और ये दोनों कारनामे करने वाली एक ही कंपनी है। 2018 राइट इशू 25,000 करोड़ का, वो कहां गए किसी को नहीं पता। रिसेंटली 18,000 करोड़ का एफपीओ, ये अभी हमें पता है कि कहां गया। नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है, ये सब हो रहा है, और मानो ना मानो नेटवर्क पहले से इम्प्रोवाइज तो हुआ है। अब इसे नेटवर्क इम्प्रोवाइजेशन कहो या नेटवर्क पे लोड कम कहो, आप समझ नहीं रहे मेरी बात। पहले इस नेटवर्क पे इतने कस्टमर थे, अब इस नेटवर्क पे इतने कस्टमर है, ऑटोमेटिकली कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी। उसको स्ट्रांग करने के लिए टावर लगा ही रहे। तो उन्होंने रिसेंटली अभी क्या लॉन्च करा एफपीओ का। अच्छा मजे की बात, एफपीओ है 11 रुपए पे, और राइट इशू 2018 में वो आया था 12 रुपए पे। हाँ वैल्यूएशन देखो एक बार, 18 में किस भाव पे आया? 12 रुपए पे। 18 से 2024 तकरीबन 6 साल चलनी चाहिए थी कंपनी, क्या एफपीओ तो ज्यादा पे आता, 1 रुपए कम पे मतलब राइट इशू वाली रेट से भी 1 रुपए कम पे क्या आया था? एफपीओ। मतलब 12-12, 11-11 रुपए में लोग माल खरीद रहे हैं इसका। और ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस, व्हाट इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन एफपीओ एंड राइट इशू। अच्छा आज मुझे शेयर्स इशू करके पैसा रेज करना, प्लीज सामने ध्यान लगाओ, फोकस से एकदम सुन लोगे ना, मैं पूरा याद दिला रहा हूं, मैंने बीच का कोई काम का कंटेंट नहीं छोड़ा है कहीं पे भी। अगर मुझे शेयर्स इशू करके पैसा रेज करना है तो उसे कहा जाता है फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। उसमें 3 भाग आते हैं, पहला राइट इशू, दूसरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तीसरा प्रेफरेंशियल इशू। पहला राइट इशू, राइट इशू में मैं मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक प्रपोर्शन में शेयर लेने का राइट दे रहा हूं। यू आर हैविंग अ राइट, यू कैन एक्सरसाइज योर राइट, इवन यू कैन रिनाउंस योर राइट, बट रिनाउंसिएशन जब पॉसिबल नहीं है जब आर्टिकल में मना करा हुआ है। रिनाउंस करना मतलब आप चाहो ना, आप चाहो अगर तो अपना ये राइट किसी और को ट्रांसफर भी कर सकते हो। एक मिनट, अच्छा बंद हो गई थी क्या मीटिंग?
रिनंसिएशन का मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, यहां देखो, ये भी मैंने आपको समझाया था उस टाइम। आपके पास 100 शेयर लेने का राइट है एट 50 रुपीज, करंट मार्केट प्राइस है अभी 75। चलो लेटेस्ट एग्जांपल बता दूं, नाम सुना है कभी किसी के? राइट या लेफ्ट हैंड? नहीं है। एक मिनट। हाँ, तो मान लो अडानी जी ने अभी राइट इशू लॉन्च करा हुआ है एट द रेट 1800, और उस टाइम करंट मार्केट प्राइस थी 2400 रुपए। रेशो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हर 25 में या 20 शेयर में एक एक दे रहे। इफ यू आर हैविंग 25 शेयर ना, तो मैं आपको एक राइट शेयर दूंगा। मेरे को इसकी कैलकुलेशन ही समझ नहीं आती, इसका फायदा क्या है। यहां देखना ना एक बार, आपके पास मान लो अभी करंटली 100 शेयर है इसके 2400 के भाव से, अमाउंट हो गया 2,40,000। अब आप कितने शेयर ले सकते हो राइट वाले? 4। किस भाव पे? ये अमाउंट कितना हो गया? 7200, 7200। तो आपका टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी हो गई? 2,51,200 रुपए। डिवाइड कितने का लगेगा? इसे टेक्निकली अकाउंट्स में कहा जाता है इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे 1800 रुपए में शेयर लेने का राइट मिला है ना, करंट प्राइस कितनी है? मैंने कहा एक काम करो, सुनो मेरी बात, 2 शेयर तो मैं ले लेता हूं और 2 शेयर में और आपसे ले लेता हूं 100 रुपए पर शेयर। याद आ रही हो बात? अगर ये आपने अगर मुझे 100 रुपए पर शेयर दिए तो आपके लिए कॉस्ट क्या पड़ेगी? कंपनी को कितने देने? 1800। राइट इशू कितने पे आया था? 1800। तो कंपनी को कितना दोगे? 1800। 100 रुपए कौन ले लिया? मैंने ले लिया अनाउंस करने का। तो जो ले रहा है वो 2 शेयर मेरी वजह से, उसको टेक्निकली कॉस्ट कितनी पड़ी? तो आप चाहो तो चारों शेयर अनाउंस कर दो, आप चाहो तो 2 आप ले लो, 2 कर दो, 1 आप ले लो, 3 कर लो, पार्टली अनाउंस कर लो। बट अनाउंस करना मैं रोक सकता हूं, कहां मेंशन करके? कुछ ना लिखा हो ना आर्टिकल में, बाय डिफॉल्ट राइट है आपका। लेना है लो, नहीं लेना किसी और को टिका दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, राइट इशू में अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर लेना ही नहीं चाहे ना, तो एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाला। अब इसमें भी 2 नाम आते थे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। ऑप्शन स्कीम और परचेज स्कीम में फर्क क्या है? ऑप्शन स्कीम में मैं सीधे ऑप्शन एम्प्लॉय को दे रहा हूं, आप शेयर लो तो ठीक, नहीं लो तो मना कर दो। परचेज स्कीम में आई मेक इट अ पार्ट ऑफ आईपीओ। आईपीओ के दौरान मैंने एम्प्लॉय का एक रिजर्वेशन अलग से कर लिया। कब करा? आईपीओ के टाइम पे। तो जब आईपीओ के टाइम पे आपको शेयर दे रहा हूं एम्प्लॉय को, उसे कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। और केवल अगर एम्प्लॉय के लिए ला रहा हूं स्कीम, तो उसे कहा जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। इसमें लॉक इन पीरियड भी होते, कितने साल? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में कंपनी इज फ्री टू डिसाइड द लॉक इन पीरियड। किस प्राइस पे देना है, कंपनी इज फ्री टू डिसाइड। आप फ्री हो, आप डिसाइड करो कितने पे देना है। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम में कंपनी फ्री है, उसको डिसाइड करना है कितने पे देना है। लेकिन मेन बात, लॉक इन पीरियड लिखा हुआ है 1 साल का। फिर सुनो मेरी बात, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में लॉक इन लिखा नहीं है, आपको जितना डालना है डालो। परचेज स्कीम में कितना लिखा है? 1 साल। अब मैं क्या कह रहा हूं, परचेज स्कीम में आईपीओ के दौरान जो 100 रुपए का शेयर है ना, मैं मेरे एम्प्लॉय को भी 100 पे ही दे रहा हूं, मैं मेरे एम्प्लॉय को भी 100 पे ही दे रहा हूं। तो वहां पे कोई लॉक इन पीरियड लगेगा क्या? इस स्थिति में कोई लॉक इन पीरियड नहीं। लॉक इन लगाने का लॉजिक क्या था? 100 का माल मैं आपको 90 में दे रहा हूं, तो आपको फायदा दे रहा हूं, फायदे के साथ लॉक इन कर दिया। तो जब आपको भी 100 में दे रहा हूं और अदर्स को भी 100 में दे रहा हूं, तो फिर फायदा क्या हुआ? बात समझ आ रही हो? अगर कुछ इसमें एक वाला पॉइंट था, एम्प्लॉय की डेथ हो गई, एम्प्लॉय रिजाइन कर गया, इनकेपेबल है। सुनना मेरी पूरी बात, मैंने आपको 100 ऑप्शन दिए लेने के लिए, 100 शेयर लेने का ऑप्शन दिया। अब एक टोन चलती थी, अगर याद आ रही हो किसी को, मैं दिखा देता हूं एक बार। पहले ऑप्शन ग्रेंट होते हैं, फिर वेस्ट होते हैं। याद आ रही हो बात? अगर क्या सारे एम्प्लॉयज को ऑप्शन दिए जाते हैं क्या? नहीं, ये डिसाइड करती है कंपनसेशन कमेटी। मैं तो कह रहा हूं, इन लोगों को मैंने ऑप्शन दिया, तो पहले आपको ग्रेंट करा, उसके बाद आप वेस्ट करोगे, लोगे या नहीं लोगे। टेक्निकली गैप आता है इसके बीच। आपने कहा हम लेंगे, फिर इसके बाद फ्यूचर में इसकी क्या आती है, और उसके बाद आता है फिर लॉक इन पीरियड।
तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के चलते मैंने एम्प्लॉयज को सर्टेन सालों के लिए तो बांध लिया मेरे यहाँ, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने जोमेटो का एग्जाम्पल बताया था, 1 रुपए पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन दिया था, 40 रुपए का भाव था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन 1 पे दिया था, 1 रुपी पे, शायद उसकी फेस वैल्यू भी 1 रुपए ही है, अपन ने चेक भी करी थी, मेरे को अच्छे से याद है, मैंने क्लास में दिखाया था, चेक भी मनी कंट्रोल में 1 रुपए ही फेस वैल्यू। हम कह रहे इस प्राइस पे दो क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज कहीं अफेक्ट ना हो, हम कह रहे फेस वैल्यू से कम पे नहीं देना, तो फेस वैल्यू 1 रुपी थी, उन्होंने एम्प्लॉयज को टिका लिया, सारे एम्प्लॉय टिके रहे सारे। 1 रुपए पे सोचो ना, कौन सा एम्प्लॉय लेने से मना करेगा। अगर 200 शेयर भी किसी एम्प्लॉय ने लिए 200 रुपए देके, अभी थोड़े समय पहले 350 रुपए का एक था वो, तो आपके 200 रुपए ऑलमोस्ट कितने हो गए, 70,000 रुपए, 70,000 रुपए। दिस इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। आपसे कोई पूछे ना अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का टेक्निकली फायदा क्या है, एम्प्लॉय को रिटेन रखना, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय से ज्यादा फील देना कि भैया तू एम्प्लॉय नहीं, तू तो हमारे ओनर का पार्ट है, क्योंकि इक्विटी आ गई, इक्विटी है तो वोटिंग भी आ जाएगी। अब मेन बात क्या है, आखिरी मैंने आपको 200 शेयर लेने का ऑप्शन दिया, 2 साल के बाद 1 साल के बाद या तो एम्प्लॉय की डेथ हो गई, रिजाइन कर गया, नहीं तो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया। 200 शेयर लेने का राइट कब है, 2 साल से पहले क्या हो गया, डेथ, नहीं तो एम्प्लॉय रिजाइन कर गया, नहीं तो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया। ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है जिस भी दिन ये इवेंट हुआ था ना, उस दिन तक जितने भी ऑप्शन ड्यू हुए थे ना, आप वो सारे दे दो, बचे हुए क्या हो जाएंगे, लैप्स। टेक्निकली 200 शेयर 2 साल के बाद देता, साल भर बाद ही एम्प्लॉय की डेथ हो गई, तो मैं ये नहीं कह रहा 200 के 200 शेयर नहीं दूंगा, उस दिन तक जितने ड्यू हो जाएंगे, मान लो रफली 100 ड्यू हो गए तो 100 शेयर दे दूंगा। अब डेथ हो गई तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे दूंगा, नॉमिनी को दे दूंगा, रिजाइन करा है तो एम्प्लॉय जिंदा है उसको दे दूंगा, परमानेंटली इनकेपेबल हुआ तो जिंदा तो है ही ना, तो उसको दे दूंगा ना। फायदा क्या है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये मार्केट रेट से कम पे आता है। राइट इशू मार्केट रेट पे आता है, कम पे आता है, ये भी कम पे आता है। 2400 अभी अडानी जी की प्राइस है और राइट इशू हो रहा है 1800 रुपए पे, तो मार्केट से 600 रुपए कम पे। वोडाफोन ने जब राइट इशू लॉन्च करा था उस टाइम सीएमपी 30 रुपए थी और राइट इशू 12 रुपए पे आया था, मार्केट से 18 रुपए नीचे। तो दोनों का एक कॉमन क्रक्स क्या है, हमेशा मार्केट रेट से कम पे आता है। अब मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय ने भी लेने से मना कर लिया, तो एक ऑप्शन और है अपने पास, एनी पर्सन में टेक्निकली से क्या कहा जाता है, प्रेफरेंशियल इशू है, प्रेफरेंशियल बेसिस। इसका मतलब क्या है, मेरी बात समझना आप ध्यान से एक बार, ये सारे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन लेने से तो मना कर लिया मैंने, आप सर्टेन एम्प्लॉय से पूछा आप ले लो यार अकेले, चलो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के नाम से नहीं देता, प्रेफरेंशियल इशू के नाम से दे देता हूं, आप मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आप राइट इशू नहीं लेना चाह रहे, इन्होंने अपनी इच्छा दिखाई थी लेने में बट रिक्वायर्ड अप्रूवल नहीं मिला अपन को, तो मैंने क्या बोला, क्लॉज नंबर सी में प्रेफरेंशियल बेसिस पे एक काम करो आप दोनों ही ले लो, तो इन दोनों ने ले लिया। क्रक्स क्या है, प्रेफरेंशियल इशू में ए और बी कैटेगरी वाले लोग भी हो सकते हैं, नहीं तो दूसरे भी हो सकते हैं। सर टेक्निकली कौन होते हैं, मैंने तो देखा है प्रमोटर्स होते हैं या तो प्रमोटर या बैंक्स। मार्केट रेट पे होता होगा, ज्यादा पे होता होगा या कम पे होगा प्रेफरेंशियल इशू, ये मैंने केसेस बताया आपको, ये भी वीआई का केस बताया था। मार्केट रेट 11 रुपए था, वोडाफोन आइडिया कुमार मंगलम बिरला उन्होंने 13.5 14 रुपए में शेयर खरीदे थे, 13.5 से 14 रुपए में। इससे पता क्या होता है, एक मार्केट में कॉन्फिडेंस शो होता है कि प्रमोटर को कितना यकीन है कि 11 भाव है, उसने कितने पे खरीदा, 14 रुपए पे। अच्छा उन्होंने 14 पे खरीदा, उसका 6 रुपए आ गया। अब आपको याद हो वो जब शायद जर्नी थी 6 वाली तो वहां पे गोल्डमैन करके एक कंपनी थी जिसने एक नेगेटिव कमेंट दिया था, इट कैन हिट 2.8, उस कंपनी ने खुद ने 7.5 रुपए में 500 करोड़ के शेयर ले रखे हैं वीआई के। कौन सी कंपनी, जिसने 16 रुपए से स्टॉक को 6-7 रुपए पे ला दिया, बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन, उन्होंने रिव्यू रेटिंग दी कि भैया हमारे हिसाब से इसका टारगेट 2.5 रुपए के आसपास का है। सुना धम 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 स्टॉक क्रैश, स्टॉक सिंगल डिजिट पे आया, 6-7 पे आया, उन्होंने 7.5 में, किसने, जिसने 2.5 बोला था ना उसने 7.5 में शेयर खरीदे। मैंने सेबी वाली क्लासेस में बोला था, अब यहां से कॉन्फिडेंस बन रहा है, क्योंकि 2.5 कहने वाली एजेंसी खुद 7.5 में ले रही है, डबल से ज्यादा पे, अभी करंटली 11 रुपए। अब आप सोच के देखो, 7.5 में 500 करोड़ का माल और अभी 10 रुपए है, शायद 500 करोड़ का 33%, ऑलमोस्ट 150 करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं ये लोग अभी जस्ट 1 साल के अंदर।
ये होता है प्रेफरेंशियल इशू, राइट इशू या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। याद आई ये सारी चीजें? डन है ये सब? आगे आओ, यहां जाओ। बड़ा काम का टॉपिक है, क्वेश्चन आते हैं। किसको दिया जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर इज मेड टू पर्सन हु आर आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड। पहले आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड नहीं था, बाद में अमेंडमेंट आया, उन्होंने कहा प्राइवेट प्लेसमेंट में हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं टू द पर्सन हु आर आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? 200। 200, अगर 200 से ज्यादा हो गए तो टेक्निकली मैक्सिमम 200 को देना है। अगर 200 से ज्यादा हो गया, पब्लिक ऑफर मान लो, 200 में कौन कौन काउंट नहीं है? QIB एंड एम्प्लॉय। अब सबसे शानदार और सबसे जबरदस्त बात, 200 में QIB एम्प्लॉय शामिल नहीं है, तो क्या ये प्राइवेट प्लेसमेंट लेंगे ही नहीं क्या? QIB लेंगे, एम्प्लॉय लेंगे, बट वो लिमिट में काउंट नहीं होंगे। लोग क्या कह रहे हैं, 200 में काउंट नहीं होने का मतलब इनको देना ही नहीं है। आप दो, बट ये किस में काउंट नहीं हो रहे? अच्छा, रेजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन, बैंक से पेमेंट होता है, कैश में कोई पेमेंट हमें करना नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट है ना, अंदर के अंदर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना। एक इसमें शानदार पॉइंट वो भी था कि अगर मुझे 200 से ज्यादा जनों को देना है तो दो कंपनियां हैं जिनके ऊपर ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। द लिमिट ऑफ 200 नॉट एप्लीकेबल ऑन 2। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद NHB और NBFC रजिस्टर्ड विद RBI, इनके ऊपर 200 की लिमिट एप्लीकेबल। क्वेश्चन क्या बनेगा? ABC लिमिटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इशू शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू 300 लोग। इज देयर एनी कॉन्ट्रडिक्शन? कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। क्यों? NBFC हाउसिंग फाइनेंस पे लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती। अब एक मेन चार्ट था, अगर याद हो, प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर आपको अलॉट करने कितने दिनों में? अगर 60 डेज में हो गए तो ठीक। अगर नहीं हुए तो अगले 15 दिनों में पैसा क्या करना है? रिफंड हो गया जब तो ठीक, नहीं तो अब आपको पैसा रिफंड करना है विद इंटरेस्ट। 75 डे से। क्यों? 15 दिन का समय मैंने क्यों दिया था? टू रिफंड द मनी विदाउट इंटरेस्ट। क्या आपने रिफंड करा पैसा विदाउट इंटरेस्ट? तो बेटा अब ये 15 दिन का भी आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अब आप चेक कर लो, डिटेल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट यही था जो मैंने आपको बताया। याद आ गई ये चीज? वो लिस्टेड कंपनी का टर्म होता है जनरली, और ये अनलिस्टेड कंपनी का है। हाँ, बट सेबी में भी जगह जगह कहा जाता है हमने प्रेफरेंशियल इशू पे शेयर दिए प्राइवेटली, लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं है। रेगुलेशन अलग है और प्रोविजन अलग है थोड़े। यहां पे आओ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो गया। ये याद आ रहा हो क्या था? बोनस शेयर। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? ये आएगा क्या? नहीं। इट मस्ट बी ऑथोराइज बाय आर्टिकल। कंपनी ने अपने डेट और FD वालों का पैसा चुकाने में गलती ना करिए, स्टैट्यूटरी ड्यूज उन्होंने पे करे। अच्छा, एक मिनट। शेयर मस्ट बी फुली पेड अप। एक बार जो बोनस इशू मैंने अनाउंस कर लिया, इसे हम विड्रॉ नहीं कर सकते। वो कुछ भी ये नहीं पूछ रहा है। इसका रीजन, एक क्वेश्चन था, अगर याद है, शायद आंसर याद हो किसी को। 621 करंट मार्केट प्राइस, बोनस इशू हर 3 पे 1 शेयर, उसके बाद फेस वैल्यू जो 10 है उसको कम करके कर दिया 2 रुपए। आपको CMP निकालनी थी। मेरे कल सेम क्वेश्चन, अब आप समझना इस बार चेंज क्या हुआ। मेरे नए बैचेस स्टार्ट हुए, डिविडेंड में कुछ टर्म आ रहा था कहीं पे बोनस का। मैंने हाथों हाथ पूरा टॉपिक समझा दिया, और तीसरे चौथे दिन तो मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया एग्जीक्यूटिव में। तीसरे चौथे दिन स्प्लिट समझा दिया, बोनस समझा दिया। मेरा कुछ तो चेंज करें इस बार, तो थोड़ा लेवल और बढ़ा दिया। तो चौथे पांचवें दिन ये क्वेश्चन कौन करवाता है? मैंने पांचवें छठे, शायद छठा दिन था कल, हमने ये क्वेश्चन करा। अच्छा, मजे की बात बताऊं, सब बच्चों को इसका आंसर याद है, 93.15। ये बाहर बैठे हैं फाइनल वाले, आप पूछ लेना। मैंने कल क्या करा, मैंने इसका रेशो बदल दिया 1 पे 1। तो फाइनल वाले बच्चे डिबेट करते थे बाहर, अरे इसका आंसर तो 93.15 था, आंसर 62.1 कैसे आ गया?
नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत हुआ है, नहीं कुछ गलत हुआ है। फिर मैंने बाहर आके उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा वहां पे था हर 3 पे 1, मैंने रेशो चेंज करके 1:1 कर लिया, तो जब कैलकुलेशन करी तो आंसर कितना आ गया। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है सेबी में पूछा हुआ है। आप कहो कि कंपनी लॉ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, 100% आ सकता। इसका सोल्यूशन याद दिला देता हूं वापस से एक बार, यहां देखो 621 का एक शेयर, तो मैं कम से कम कितने लूं, 3, तो मेरी जेब से गया कितना, तो मुझे एक शेयर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कॉस्ट मेरी 0, टोटल शेयर हो गया 4, कॉस्ट हो गई 10 रुपए की फेस वैल्यू को कम करके कर दिया 2 रुपए। तो मेरे पास कितने शेयर है, 4, एक शेयर को मैंने 5 में डिवाइड कर लिया, तो नंबर ऑफ शेयर यहां कितने हो जाएंगे, मेरे पास कितने, एक को कितने में डिवाइड करा है, तो टोटल शेयर कितने हो गए। बोनस शेयर में भी मेरी कोई कॉस्ट नहीं गई, तो लागत अभी भी कितनी है, तो करंट मार्केट प्राइस कितनी आ रही है। सिमिलर क्वेश्चन जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में प्रोफेशनल में आया हुआ है, ये प्रोफेशनल में पूछा हुआ है। अच्छा, प्रोफेशनल में भी बच्चों से नहीं हुआ, और रीजन केवल एक है, हमारी मेंटालिटी फिक्स है, हमसे प्रैक्टिकल होते ही नहीं। हाँ, मैंने क्वेश्चन बोला, आपको आंसर याद आ गया। अगर रिवीजन क्लास नहीं होती ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग पॉज करके बोलता करके दिखाओ, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कोई ना कोई तो होते हैं जिनसे नहीं निकलता, बट आपको आंसर पता है ना, तो आप कुछ ना कुछ कैलकुलेटर में ऐसे बटन दबाते कि आपका आंसर ही आ जाता। डन है ये वाली चीज। अच्छा, एक बात बता दो, बोनस शेयर और स्प्लिट अप में फर्क क्या है, बोनस और स्प्लिटिंग अप ऑफ शेयर में फर्क क्या है। बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेक्निकली स्प्लिटिंग अप में भी कोई कॉस्ट नहीं आती, नंबर ऑफ शेयर इसमें भी बढ़ेंगे, इसमें भी बढ़ेंगे। बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व कहते हैं, रिजर्व को हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर लिया, करंट मार्केट प्राइस दोनों में प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी। मेन पॉइंट था फेस वैल्यू, इसमें सेम रहती है, ये आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। स्प्लिटिंग अप और बोनस इशू में टेक्निकली फर्क है। स्प्लिटिंग अप करने का लॉजिक ही क्या है, जब प्राइस बहुत ज्यादा शूटअप हो जाए ना, लोग खरीदना बंद कर दे शेयर को, तो हम क्या करते हैं, स्टॉक को स्प्लिट करने से फायदा क्या होता है, जो लोग नहीं खरीद रहे थे ना, वो खरीदना चालू हो जाएंगे। उम्मीद है यहां तक क्लियर है। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते थे, जो हम अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को डिस्काउंट पे देते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट देते थे। क्यों देते थे, क्योंकि उन्होंने फॉर देयर टेक्निकल नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, और वैल्यू एडिशन, अगर याद आ रही है चीज, और वैल्यू एडिशन में होता था इकोनॉमिक बेनिफिट, आपकी वजह से मुझे कुछ मुनाफा हुआ है। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर कितने भी दे सकते हैं क्या अपन, क्या लिमिट है एक, क्या है लिमिट, 15% of paid up equity compared with 5 CR, whichever is higher, subject to maximum 25% of equity, subject to maximum 25% of equity, और अगर स्टार्टअप कंपनी है तो 50% हो जाती है लिमिट, 50%। आप जब सेबी करोगे ना, अगर तो सेबी में मैंने एक चार्ट बनवा रखा है स्वेट इक्विटी के साथ में, वहां पे ये बताया था लिस्टेड में कुछ कैलकुलेशन अलग है और अनलिस्टेड में अलग है। लिस्टेड में क्या है, ये जो 5 करोड़ वाला पॉइंट आता है ना, ये नहीं होता। फिर से सुनो, 15% ऑफ पेड अप इक्विटी कंपेयर विद 5 CR विच एवर इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25%, ये कंपनी लॉ में है। सेबी में सीधे 15% ऑफ पेड अप इक्विटी लिखा है, वहां पे 5 करोड़ वाली बात आती नहीं। जनरली आज तक यहां नहीं पूछा हुआ, वहां क्या पता शायद आ जाए। तो जो 2 मॉड्यूल कर रहा है उनके सेबी में है, मैंने करवा रखा है वहां पे भी। एक मिनट हो जाएगा। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर और नॉर्मल इक्विटी शेयर में क्या फर्क होता है, या परिपासु हैं दोनों, परिपासु है मतलब दे शैल बी ट्रीटेड इक्वली। ये चीज याद आ रही है क्या, स्वेट इक्विटी शेयर आप डिस्काउंट पे भी दे सकते हो या अदर देन कैश भी दे सकते हो। हमारा ये वाला टॉपिक कब एप्लीकेबल है, यानी ये कौन सा केस है,
एक बार ध्यान से देखोगे. Sweat equity share are issued for a non-cash consideration on the basis of a valuation report in respect thereof obtaining from the registered value. Such non-cash consideration shall be treated in the following manner. कुछ याद आ रही हो बात? अगर असेट के रूप में है तो इसे मैं कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट में. अगर ये मैंने एक्सपेंस है तो ये P&L अकाउंट में डेबिट होगा. नहीं याद आ रही बात? स्वेट इक्विटी शेयर आप दोगे एम्प्लॉय को. एम्प्लॉय ने आपके लिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्रिएट कर दिया जो डेप्रिशिएबल है, अमोर्टाइजेबल है, जो राइट ऑफ होगा समय के साथ साथ. तो अगर असेट बनाया है देन कैरी इट सेम टू द बैलेंस शीट. अगर उसने कोई सर्विस आपको दी है जिस सर्विस की वजह से आप पैसा कमा रहे हो देन इट शैल बी एक्सपेंस्ड इन P&L. एक एग्जांपल लिया था मैंने सलॉ वाला. आप कटिंग करवाने जाते हो तो एक बंदा या बंदी होगा जिसका हाथ सेट है आपके माथे पे. तो जनरली आप सलॉ के लिए नहीं जा रहे, उस बंदे या बंदी की वो सर्विस लेने जा रहे हो. तो सलॉ खूब पैसा कमा रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी सर्विस अच्छी है. तो उसकी सर्विस को ध्यान में रख के अगर मैंने उसको स्वेट इक्विटी शेयर दिए देन इट शैल बी एक्सपेंस्ड इन P&L. आप कोई AI वाली कंपनी में काम कर रहे हो, आपने मेरे लिए कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जिसपे अपन ने पेटेंट ले लिया. अब आपने असेट डेवलप कर लिया देन सच असेट शैल बी कैरीड ऑन बैलेंस शीट. तो असेट बनाया तो बैलेंस शीट. सर्विस अगर आप दे रहे हो तो उसे एक्सपेंस करूंगा कहां पे? P&L. इस पे आज तक कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया कभी भी. क्या स्वेट इक्विटी शेयर मैनेजरल रेम्यूनरेशन का पार्ट है या नहीं? स्वेट इक्विटी शेयर मैनेजरल रेम्यूनरेशन का पार्ट है या नहीं है? मैनेजरल रेम्यूनरेशन मतलब जो KMP वाले चैप्टर में आता है. स्वेट इक्विटी शेयर issued shall be treated as a part of managerial remuneration if following condition are fulfilled. पहला क्या लिखा है? अच्छा, मेन बात यहां देखो, अदर देन कैश है और दूसरी बात कोई असेट का पार्ट नहीं है. मतलब ये किसका पार्ट होगा? एक्सपेंस यानी सर्विस वाला. नहीं समझे आप? स्वेट इक्विटी शेयर जो दिए हैं इसे मैं मैनेजरल रेम्यूनरेशन का पार्ट मान सकता हूं. कंडीशन क्या है? आपने डायरेक्टर या मैनेजर को दिया है और दूसरी बात आपने जो मेरे लिए काम करा है ना उसमें आपने कोई असेट नहीं बनाया मेरे लिए. तो जब असेट नहीं बनाया तो कौन सा पॉइंट बचा? एक्सपेंस इन P&L वाला. और दूसरी बात मैंने आपको दिया कैसे? अच्छा, अगर मैंने डिस्काउंट पे दिए होते तो ये KMP रेम्यूनरेशन इसका पार्ट होता नहीं होता. अच्छा, डिस्काउंट पे देने का मतलब क्या है? 10 रुपए का शेयर है, मैंने आपको 8 रुपए में दिया है तो आपसे 8 रुपए तो लिए हैं ना मैंने. तो फिर रेम्यूनरेशन का पार्ट कैसे मानोगे? बेटा अगर अदर देन कैश मैंने दिया है तो इस कॉमन सेंस की बात है, मैंने आपसे कुछ पैसे तो लेके ही दिया है ना. मैंने आपसे पैसे लिए फिर आपको शेयर दिए, साला तो रेम्यूनरेशन का पार्ट क्यों मानोगे? मेरी रेम्यूनरेशन 20 लाख रुपए थी और आप मुझसे इक्विटी शेयर जो दे रहे हो स्वेट वाले उसके पैसे मुझसे ले ही रहे हो. तो अब पैसे ले ही रहे हो तो रेम्यूनरेशन में से लेस या एडजस्ट क्यों करोगे? तो ये कब एडजस्ट होगा? जब अदर देन कैश होगा. कि अदर देन कैश में हमें वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, कितने की वैल्यू आपने करी. फिर क्या होता है? टेक्निकली इसको दिया कम पे जाता है, दिया कम पे जाता है, बट ये अदर देन कैश है. 10 रुपए का माल मैंने आपको 8 रुपए में दिया बट आपसे 8 रुपए लिए नहीं. मैंने आपसे लिए नहीं, मैंने एडजस्ट कर लिया रेम्यूनरेशन में से. फायदा क्या हुआ? अगर 1 लाख रुपए के शेयर 10 रुपए के हिसाब से लेते तो शेयर आपको मिलते 10,000, मैंने आपको दे दिए 8 रुपए के भाव पे, तो ये हो गए ऑलमोस्ट 12,500 शेयर. तो स्वेट इक्विटी का बेनिफिट कितना हुआ? यही तो बेनिफिट मुझे बुक्स में रिकॉर्ड करना है. अब ये थोड़ा सा अकाउंटिंग एंगल है, उसको मैं इससे ज्यादा नहीं खींच सकता. अभी अकाउंटिंग लॉजिक से सारे ये हो जाएगा. ये थ्योरी है सारी, इसमें 1-2 टॉपिक में दिक्कत आएगी. हाँ, बायबैक का मतलब पहली चीज जल्दी से एक रैपिड फायर खेल लेते हैं. बायबैक का मार्केट रेट पे होता है, ज्यादा पे होता है? अभी करंटली इन्फोसिस का बायबैक चल रहा है, 1500 की रेट थी, बायबैक 1800 पे अनाउंस हुआ है. तो बायबैक मार्केट के भाव से 300 रुपए ऊपर पे अनाउंस हुआ. 18,000 करोड़ का बायबैक है, मार्केट भाव से 300 रुपए ऊपर. बायबैक करा क्यों जाता है? टेक्निकली मैं तो एक मेन मुद्दे का लॉजिक बता रहा हूं, हॉस्टाइल टेकओवर से बचने के लिए.
इससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है, रिटर्न बढ़ जाता है, ये सब मैं आपको डिटेल क्लास में लॉजिक बता चुका हूं। अब मुझे मेन दो चार बातें वो बता दो एक बार। लिमिट्स आती थी दो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर और मैक्सिमम लिमिट। अब सुनना मेरी पूरी बात। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हैं? अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर होल्डर कितना बायबैक कर सकते हैं? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। और मैक्सिमम बायबैक इन अ ईयर, मैक्सिमम 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। अब आपको याद हो जब ये टॉपिक मैंने समझाए थे इस तरीके से, दो लिमिट्स आई थी, फिर मैंने एक बात लिखवाई थी, ये तो वो अमाउंट है विच कैन बी यूज फॉर बायबैक। ये बायबैक नहीं हो रहा है ये। मैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिमिट के हिसाब से 100 आ गया, शेयर होल्डर की लिमिट के हिसाब से 140 आ गया। इसका मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 100 रुपए लेके निकल गए बायबैक करने, शेयर होल्डर 140 रुपए लेके निकल गए बायबैक करने। अब जब मैंने कहा ना इन्होंने बायबैक कितना करा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लो 10 शेयर बायबैक कर रहे हैं, शेयर होल्डर बायबैक कर रहे हैं 14 शेयर। फिर जब 25% वाली लिमिट पे मैं गया ना तो उसका आंसर 12 आ रहा था। नहीं समझे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने शेयर कर सकते हैं, शेयर होल्डर कितना कर सकते थे, ये तो हमने लिमिट्स उनकी निकाल ली। बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वाला जब देखा तो उसका आंसर कितना आ रहा है? तो मैक्सिमम बायबैक 14 होगा या 12 होगा? अब आप कहो ना सर ये क्या है, गो टू डिटेल वाले वीडियोस, मैंने आपको सारे क्वेश्चन भी करवाए इसके, एक बैलेंस शीट वाला करवाया, एक डीवीआर वाला करवाया, और दोनों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस है रेगुलर वीडियोस के अंदर, वो सब मैंने करवा रखे हैं क्लास में। सेम क्वेश्चन मैंने सेबी में करवा रखे हैं, सेबी के बायबैक में भी सेम आते हैं। एक चीज मैं क्लियर कर लूं, सीएएफएम में इसका एक डेट इक्विटी रेशो वाला रूट भी होता है, वो क्वेश्चन वहां करा हुआ है आपका, और मैंने मेरे वीडियोस में कभी शामिल नहीं करा है कि डेट इक्विटी का एक रूट होता है, उसके हिसाब से भी करके देखा, वो पूछा जा सकता है। और ये ध्यान रखना कंपनी लॉ के एग्जाम में भी कैलकुलेटर लेके जाना है। आप जो भी बैक कैरी करो ना, कैलकुलेटर निकालना मत कभी। बायबैक का अगर वो बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन आ गया, मैं गारंटी से बोल रहा हूं आपसे सॉल्व ही नहीं होगा, और वहां कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। फिर हमें लगा क्या काम आएगा, पेपर में 2-2 3-3 क्वेश्चन आ गया, बोनस का आ गया, बायबैक का आ गया, गया आपके 8 या 10 नंबर। सेबी में कैलकुलेटर मत छोड़ के जाना, जेईजीएल में छोड़ लो, उसमें कुछ नहीं, एसबीआई में मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, ईसीआईपीएल में कुछ नहीं, बाकी सारे पेपर। और छोड़ना ही क्यों, रहने दो ना बैग में, कब रिक्वायरमेंट आ जाएगी पता नहीं चलेगा। किसमें? बोनस वाला, अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस 67 और अदर केस में 60, वो भी आता है मुझे। फिर मैक्सिमम मिनिमम बोनस की लिमिट भी आती है, 8.33% ऑफ सैलरी और 100 विच एवर इज हायर। बेटा मेरे को अच्छे से आता है। और मैक्सिमम बोनस 20% होता है। फिर एक सैलरी की लिमिट आती है, अगर सैलरी 7,000 रुपये तक है तो 7,000 या उससे ज़्यादा तो 7,000 के बेस पे कैलकुलेट होता है, 7,000 से कम है तो जो एक्चुअल सैलरी उस पर कैलकुलेट होता है। डन है, ये भी रिकॉल हो गया। अब 2-4 बातें और बता दो एक बार। 2 बायबैक में टाइम गैप कितना होगा? 1 साल। बायबैक कंप्लीट कितने साल में हो जाना, कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 1 साल के अंदर ही। एक रेशो वाला भी था, डेट इक्विटी रेशो, ये प्री और पोस्ट दोनों जगह मेंटेन होना चाहिए, और स्पेसिफाइड कंपनीज में ज्यादा भी हो सकता है, 6:1 भी हो सकता है। एक वो वाला केस था, अब किसको याद आ रहा है मुझे बताना, प्रोहिबिशन ऑन बायबैक। तेरे को करना है खुद कर, किसी और से मत करवाना। और ये 100% एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, 100%। एक सवाल पूछ लेता हूं, चलो 1 मिनट। मैंने कंपनी लॉ में बताया नहीं वैसे कभी, यार रिक्वायर्ड भी नहीं इतना। सेबी पढ़ी हम लोगों ने, सेबी में ये टॉपिक आता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का। अब सिंगल मॉड्यूल वालों ने कभी सुना नहीं, दूसरे वालों को याद नहीं। मैंने वहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ा है सेबी बायबैक में, वहां पे एक चीज लिखी थी, इवन कंपनी अपने प्रमोटर से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब प्रमोटर से भी बायबैक कर सकती है। यहां नहीं लिखा हुआ ये सेबी की बायबैक की रेगुलेशन में लिखा हुआ है। इवन प्रमोटर्स भी एलिजिबल है कि वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बायबैक में, यहां मेंशन नहीं है। आप लिख लो ना एक बात ही ध्यान से,
सर ये तो आपने गलत किया हमारे साथ, हमें नहीं बताया। अरे गलत किया, तुम्हारा तो करवा दिया ना। लिखो, in case of a listed company, in case of a listed company, even promoters can participate in buyback. Even promoters can participate in buyback. बट ये बात केवल कहां पे है? लिस्टेड कंपनी में। अनलिस्टेड कंपनी में चलता ही नहीं। ये था देखो टॉपिक ये वाला। एक मिनट, अच्छा ये याद आ रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ऐसा मत करना कि बायबैक कर लिया और करने के बाद कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। आज बायबैक हो रहा है ना, तो डिक्लेरेशन दे दो, आने वाले साल में कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगी। बायबैक के लिए पूरा पैसा लुटा दिया और पता चला अगले साल आपने बैंक्रप्सी फाइल कर ली, तो सॉल्वेंसी डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी। एक ये वाला था देखो टॉपिक, ये रहा, ये रहा। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ना तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली अपने शेयर सिक्योरिटी बायबैक करोगे, किसके थ्रू? ना इन्वेस्टमेंट कंपनी ना, और अगर डिफॉल्ट चल रहा है किसमें? डिपॉजिट, इसका इंटरेस्ट, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ टर्म लोन, इंटरेस्ट पेबल, यानी ये 3DPT था, ये 3DPT, और ये डिफॉल्ट चला है ये रहा। हाउएवर द बायबैक इज नॉट प्रोहिबिटेड इफ द डिफॉल्ट इज रेमेडीड एंड द पीरियड ऑफ 3 years हैज elapsed। डीबीआर और उसमें फर्क क्या था? जब साल गलती सही करते ना, उस साल को भी छोड़ना पड़ता था, उसके बाद 5 साल थे। ये कह रहे 10 साल सही कर लिया ना, वहीं से 3 साल, 3 साल के बाद बायबैक कर लो। और कब बायबैक अलाउड नहीं है? जब आपने क्या फाइल नहीं करी हो? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, पनिशमेंट फॉर फेलियर, नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब फाइल करने में या पे करने में गलतियां करी हुई है ना, तो भी आप बायबैक नहीं कर सकते। ये हो जाएगा, ये सिंपल है। यहाँ पे एक नई चीज आएगी बीच में, दिक्कत भी देती है, ये नाम से दिक्कत आती है। कुछ नहीं करा मैंने, अपनी अनकॉल्ड शेयर कैपिटल को कैंसिल करा है। नहीं समझे? यहां देखो, मैंने आईपीओ के लिए 100 शेयर निकाले, 90 शेयर तो लोगों ने ले लिए। कितने नहीं लिए? तो 10 शेयर ज्यादा मैंने इशू करे थे ना, जो लोगों ने लिए नहीं, उनको मैंने कैंसिल कर लिए। वर्किंग नॉलेज के हिसाब से बोलूं, ऑथोराइज कैपिटल थी 100, आईपीओ बनाया मैंने 60 का, लोगों ने लिया कितना? 54 का। समझना मेरी बात पूरी। ऑथोराइज में से 100 में से आईपीओ में भेज दिए 60, लोगों ने ले लिए 54, कितने नहीं लिए? तो जब मैं यहां निकालूंगा ना रिमेनिंग ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, तो पहले क्या करता, 100 में से एक बार 60 हटाता, करता 40। बट लोगों ने कितने के शेयर लिए, कितने के नहीं लिए? तो जो 6 थे ना, उसे कैंसिल कर लो। कैंसिल कर लो मतलब वापस से यहां पे एड बैक कर लो। अब आपकी रिमेनिंग ऑथोराइज कैपिटल कितनी है? फिर फ्यूचर में जब इशू करना है वापस से इशू कर लेना। एक सिंपल एग्जांपल है, वेयर हाउस से 100 यूनिट निकाली बेचने के लिए, 80 बिक गई, तो एंट्री क्या होगी? पहले वेयर हाउस से 100 यूनिट माइनस हो जाएगी। अब वो 20 बिकी नहीं, तो क्या वहीं छोड़ाओगे? तो उसकी रिवर्स एंट्री भी तो पास होगी, वापस से वेयर हाउस में 20 प्लस हो जाएगी। ऑथोराइज कैपिटल में से 60 रुपए निकाले थे, 54 लोगों ने ले लिए, 6 नहीं लिए, तो उसे वापस से एड बैक कर देता हूं ऑथोराइज में। इससे बैलेंस शीट पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। क्योंकि ऑथोराइज कैपिटल टेक्निकली बैलेंस शीट पे शो ही नहीं होती, उसमें पेड अप कैपिटल जाती है केवल। अगर याद हो, बनाएगी बैलेंस शीट कभी, उसमें पेड अप लिखा जाता है, ऑथोराइज तो ऊपर दिखाई जाती है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसे टेक्निकली एक नाम दे दिया क्या? अब बिना आगे बढ़े जल्दी से मुझे बता दो, 15 मिनट और है मेरे पास इस चैप्टर के, इसके बाद ब्रेक आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, और अति आवश्यक है। सुनना मेरी बात, सरेंडर फोर फीचर में टेक्निकली फर्क क्या होता है? सरेंडर ऑफ शेयर में शेयर होल्डर जो पैसा नहीं दे रहा है वो खुद सामने आ जाता है, भैया मेरे शेयर ले दो, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। फोर फीचर में आप जाते हो, उसके शेयर कैंसिल करते हो। अब सुनो सुनो, पन्ने ना पलटो, सुनो मेरी बात। मैंने आपके शेयर फोरफीट कर लिए, 40 रुपए लेना बाकी था आपसे,
60 रुपए आप दे चुके थे, तो पैसे नहीं मिलने की स्थिति में मैंने आपके शेयर कैंसिल करे, तो 60 रुपए भी नहीं दूंगा आपको, वो भी जब्त हो गए, आपकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो गई। वो शेयर मैंने किसी और को री इशू करके 40 रुपए उठा भी लिए, उसके बाद मैंने आप पे केस कर दिया। क्या ये केस वैलिड है? हाँ वैलिड है, ये पैनल मैकेनिज्म है। भाई लिए ही क्यों, बात समझ आई? एक काउंसलिंग आई मेरे पास अभी थोड़े टाइम पहले, उन्होंने एक सवाल पूछा, सर बच्ची ज्वाइन तो कर ले, बट आके जाके अगर उसको लगा महीने 2-2.5 महीने बाद उसको लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, फिर फीस का क्या होगा? रिफंड हो जाएगी? अब मेरे तो देखो एग्जाम्पल आते हैं हाथों हाथ काउंटर। मैं सर एक छोटी सी बात आपसे पूछ लेता हूँ, कल आप एक 5 स्टार होटल में खाना खाने गए, चीज़ बर्ड्स पिज़्ज़ा आपने खाना वाना मंगा लिया, आधा खाना खाए बाद आपको टेस्ट समझ में नहीं आया, रेस्टोरेंट वाले को आप आधा बिल देके निकलोगे या पूरा देके निकलोगे? गलती रेस्टोरेंट वाले की थी, आपकी थी? मैंने हम तो पूरा मौका दे रहे हैं, आप रिव्यू देख के आते सब। और मैंने हमारे यहाँ तो झंझट ही नहीं है, 3 दिन फ्री पढ़ो, चौथे दिन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद 4 दिन पढ़ो, मन भरो, रिव्यू लो, समझ में आए तो ज्वाइन करो, नहीं तो जय माता दी दरवाजे से वापस चले जाओ, कॉलिंग वॉलिंग आती नहीं है कोई। अब सोचो इन चीज़ों का जवाब दूं क्या? ऐसे रिफंड अगर मैं करना चालू हो जाऊं पैसा, तो आप मान के चलना मुझे काम बंद कर देना चाहिए। क्यों? आप मेन टॉपिक कर लोगे, सर जो पढ़ा रहे को समझ ही नहीं आ रहा हमारे, तो अब हम तो बची हुई इंस्टॉलमेंट देंगे ही नहीं, तो मैंने इसका भी काउंटर दिया उनको। आप मत देना चलो बची इंस्टॉलमेंट। आपको लग रहा है 15-16 हज़ार रुपए देके आप रिकॉर्डिंग दे लोगे और बैलेंस अमाउंट नहीं दोगे? मैंने कहा फिर लिया क्यों कोर्स जब आपको नहीं करना था? मेरा 16 हज़ार भी जाएंगे आपके, रिकॉर्डिंग बंद करवा दूंगा यहाँ से। और नॉन पेमेंट ऑफ फीस मेरे को एक मेल करना है जस्ट, आपकी रिकॉर्डिंग एक्सेस बंद हो जाएगी। अब एक बात बताओ, क्या वो रिकॉर्डिंग एक्सेस बंद करने में मेरी गलती है क्या? अरे भाई लिया ही क्यों जब पैसे नहीं देने थे? आपको लगा हम बेवकूफ बैठे हैं, मुझे पता नहीं चलेगा? जस्ट एक मेल करते ही, आजकल तो उन्होंने ऐप में फीचर दे दिया, यहां से बटन दबा दो रिकॉर्डिंग बंद है आपकी। समझ आ रही है? ये पैनल मैकेनिज्म्स है सारे। गए क्यों जब समझ ही नहीं आया, लिए क्यों जब पैसा देना ही नहीं था। इस पे केस स्टडी नहीं आई बहुत टाइम से। जनरली बच्चों का पहला थॉट आप याद करना, रेगुलर में पहला थॉट क्या रहता है? क्या पैसा वापस मांगना बनता ही नहीं बनता? जनरली उस टाइम बहुत बच्चों ने बोला था क्यों बनता सर, मेंबरशिप भी गई, पैसा भी गया, उसने रेस तो कर ही लिया। फिर बाद में लॉजिक दिया था, पैनल मैकेनिज्म के तौर पे ऐड हुए थे टॉपिक सारे। उम्मीद है यहां तक याद आ गया? 1 मिनट, ये रिडक्शन ये सब हो गया। एक चीज बता दो अब एक बार जल्दी से, ट्रांसफर डीड खो गई, ट्रांसफर डीड खो गई, मतलब मैं शेयर ट्रांसफर कर रहा था, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ट्रांसफर डीड खो गई तो क्या अब शेयर ट्रांसफर नहीं होंगे? कैसे हो जाएंगे? एक एफिडेविट ले लो, इंडेमनिटी बॉन्ड ले लूंगा आपसे, आप रिक्वेस्ट करो कंपनी को, सेटिस्फाई करो। ओरिजिनल कागज अगर खो जाए तो क्या ओनर आप नहीं हो क्या? मैंने आपको क्लास में तरीका बताया था, कभी कागज खो जाए ना ओरिजिनल, न्यूज़पेपर में कटिंग डलवा दो। मैं गोपालपुरा से जगतपुरा जा रहा था, उस टाइम मेरे पास इस प्लॉट के ओरिजिनल कागज थे, रास्ते में कहीं वो कागज खो गए, और रास्ते में मालवीय नगर थाना आएगा, वहां जाके उसकी कंप्लेन करवा देता हूँ, एफआईआर, भैया फलाना फलाना मकान की मेरे ओरिजिनल पेपर्स की फाइल गिर गई, तो अगर मिले तो इस पते पे देनी है। न्यूज़पेपर में डलवा दिया, एफआईआर करवा दी, जेडीए से मैंने उसकी एक कॉपी निकलवा ली। अब जेडीए की वो कॉपी पीछे अटैच कर दो, एफआईआर की कॉपी, न्यूज़पेपर की कटिंग, ये इक्वल ओरिजिनल कागज है ऑलमोस्ट। तरीका है, तो ये थोड़ी कागज खो गए तो चीज आपकी नहीं है। फैक्ट बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं समझाने के लिए। मेरे पास मेरी गाड़ी की आरसी नहीं है, गाड़ी की आरसी नहीं है, वो जो मिलता है आरटीओ से ना, इतना टाइम मिल रहा कि आरटीओ जाके इसकी नहीं निकाल दूं, मेरे पास फोटो है उसकी। तो आज आरसी मेरे पास नहीं तो क्या गाड़ी मेरी नहीं है? इसका लोन पेमेंट कराया मैंने, फोटो तो है ना आरसी की फोन में अभी भी, खो गई तो जाके दूसरी निकलवा लूंगा। तो क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते? आप करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये वाला पॉइंट याद आना चाहिए, ये वाला, एक मिनट। क्या माइनर को शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? विच आर अक्वायर्ड थ्रू हिज नेचुरल गार्जियन, ये सब मैंने उस टाइम बताए थे आपको। क्या पार्टनरशिप फर्म को शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। रीजन, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल पर्सन। क्या पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले सकते हैं? क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर ले सकती है? हाँ ले सकती है। ये पूरा टॉपिक था मेंबरशिप के स्टार्ट के अंदर। एक काम की बात ये वाली है, एक मिनट, कुछ ऐसा याद आ रहा है कि एक बार यहां देखो, कुछ याद आ रहा होगा।
मैंने मेरे शेयर ट्रांसफर करे आप, चलो अपना हटाओ आप केस। ए ने शेयर किसको ट्रांसफर करे, बी को, तो ये तो हो गया ट्रांसफरर, ये हो गया ट्रांसफरी। ए ने अपने शेयर किसको ट्रांसफर करे, बी को, बी के नाम पे शेयर ट्रांसफर होते उससे पहले ए की डेथ हो गई। बी के नाम पे शेयर ट्रांसफर होते उससे पहले ए की डेथ हो गई। क्या ये शेयर ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे? अगर कंपनी को उसकी डेथ की इंटीमेशन ही नहीं है ना, जब तो हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हमें इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी कंसेंट लेनी पड़ेगी। आपके स्कैनर में कितना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है इसका। What would be your answer if transfer dies before transfer? What would be your answer if transferee dies before the transfer? ए ने बी को ट्रांसफर करे थे, ए ने बी को करे थे ट्रांसफरी, अगर इसी की डेथ हो जाए पहले तो इसके नॉमिनी को अप्रोच करना पड़ेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। इसके नाम पे कर दोगे तो भी वो क्लेम करेंगे। एक सिंपल सिचुएशन पे मेरे कहने से एक बार स्कैनर देखना, एक ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। जस्ट आपसे ये पूछा जा रहा है, what will be the position if the transferor dies before the transfer is registered? What would be the answer if transferee dies before the transfer, registration of transfer? एक बात बता दो जल्दी से, ट्रांसफर ट्रांसमिशन में फर्क क्या होता है? ये वॉलेंट्री एक्ट है, वो लॉ की वजह से होता है, डेथ या इंसॉल्वेंसी। ट्रांसफर डीड की रिक्वायरमेंट कहां होती है? ट्रांसफर में। कहां नहीं होती? ट्रांसमिशन में। पेमेंट का लेना देना कहां होगा? ट्रांसमिशन में नहीं होता। ऑर्डिनरी कोर्स कौन सा है? और जो लॉ की वजह से होता है, ये डिफरेंस ट्रांसफर ट्रांसमिशन वाला जो ये नीचे दे रखा है, कहीं पे है शायद, कहीं ये रहा, ये 5 से 7 बार पूछा हुआ है एग्जाम में भी, और रिसेंट 1 या 2 अटेम्प्ट पहले भी एग्जाम में है। ये वाले टॉपिक याद करो, कुछ याद आ रहे हो अगर। सोल ओनर, ये सब केस लॉस थे। विडो याद आ रहा हो, हस्बैंड चले गए, वाइफ के नाम पे शेयर थे, बट वाइफ के नाम पे नहीं करके गए, तो क्या विडो वो शेयर क्लेम कर सकती है क्या? कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट दिखे ही नहीं गए हो, तो एक इंडेमनिटी बॉन्ड दे दो, इंडेमनिटी बॉन्ड एफिडेविट। जो गए वो मेरे पति थे, बात समझ में आई? ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट, ये मेरा पति था, ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट, ये उसका डेथ सर्टिफिकेट। मतलब शुरुआत से उसकी चेन समझा दो। ये पैदा हुआ, ये गया, ये देखो हमने ऐसे शादी में फोटो खिंचवाई थी, ये मैरिज सर्टिफिकेट पे भी लगती है फोटो, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। अच्छा, फिर एक चीज और, ये हमारा आधार कार्ड, ABC, और नीचे फादर ऑफ या वो डॉटर ऑफ ऐसा कुछ आता है शायद, सन ऑफ या कुछ, उसमें देखो हस्बैंड वाले पे टिके, हस्बैंड में भी इसी का नाम आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट ट्रेल लगा दो पूरी, आप ऑटोमेटिक शेयर किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? विडो को। और साथ में इंडेमनिटी ले लो, भैया तू ही बीवी है, 2-3 नहीं है और कोई। डन है यहां तक ये? अच्छा, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ है 100%। मेरे को एक बात बता दो, आज के दौर में जॉइंट होल्डिंग्स होती है क्या? डीमैट अकाउंट है किसी का? किस किस का है? इंडिविजुअल है, जॉइंट है? मैंने आपको सेबी पढ़ाते हुए भी बोला था, जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाओ ना, कभी किसी से पूछना कि भैया जॉइंट डीमैट अकाउंट खुलवाना है, जॉइंट डीमैट अकाउंट। आप कभी कोई खुलवाओ ना, अगर खुलवाते वक्त पूछना जरूर कि जॉइंट डीमैट अकाउंट खुलवाना है, खुल जाएगा क्या? जॉइंट डीमैट अकाउंट, डीमैट तो खुलेगा, मैं बोल रहा हूँ जॉइंट डीमैट अकाउंट। जैसे मैं और मेरी वाइफ का जॉइंट डीमैट अकाउंट, बैंक अकाउंट खुल जाता है जॉइंट, डीमैट अकाउंट नहीं खुलता है जॉइंट। तो ये प्रैक्टिकली जॉइंट होल्डिंग फोल्डिंग के कंसेप्ट चलते थे बहुत पहले। अब जब से डीमैट हो गए ना, ये कंसेप्ट खत्म हो गए। एक सिंपल कहानी थी इसकी, ये तीनों जॉइंट होल्डर है, इन तीनों के नाम पे 1,20,000 शेयर है, 40,000 40,000 40,000। जॉइंट होल्डर को कितना मानना है? 3 मानना है, 1 मानना है? तीनों में से वोटिंग कौन करेगा? या तो जिसका नाम सबसे पहले लिखा हो, नहीं तो जैसे आर्टिकल का है। अच्छा, तीनों में कलेश हो गया, अब क्या करें? शेयर्स को स्प्लिट कर लो, इसने अपने 40,000 ले लिए, इसने 40,000, इसके 40,000। अब ये 1 काउंट हो रहे हैं, 3 काउंट हो रहे हैं, तो तेरा वोटिंग कर, ये इसका करेगी, ये इसका करेगी। बात समझ में? अच्छा, जॉइंट होल्डिंग में अगर शेयर ट्रांसफर करने, साइन एक का होगा, दोनों का होगा, तीनों का होगा, जितने हैं सबका होगा, एक के साइन से थोड़ी काम हो जाएगा। जब जॉइंट अकाउंट खुलता था ना पहले, ऐसे खुलता था, ईदर और सर्वाइवर और जॉइंटली। अब तो खुलता ही नहीं है अकाउंट, और बैंक अकाउंट में होता था ये। मेरे मदर फादर का जॉइंट अकाउंट है, सिग्नेचर मेरी मदर का चलता है। मेरे भाई और मेरी मदर का जॉइंट अकाउंट है, सिग्नेचर शायद मेरी मदर का चलता है। तो आप जब फॉर्म भरते हो ना, उसमें पूछते हैं वो
कि दोनों के साइन ही वैलिड करने हैं या किसी एक के साइन को भी वैलिड मानना है। सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, सेलेक्ट कर लो, फिल कर लो। यहां तक डन है, बस ऑलमोस्ट होने वाला है, ये तो हो ही गया, हो गया खत्म। ये याद है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस फ्री हो। यहां देखो एक बार, कुछ याद आ रहा हो? ए ने अपने ए के सारे शेयर हमने किसको ट्रांसफर कर दिए, बट फोर्थ साइन से करें। याद आ रही है क्या ये चीज? बी को पता ही नहीं फोर्थ साइन किसने करा है। उसके बाद ये शेयर किसको ट्रांसफर हो गए? अब सी ने क्या करा, ये सारे कागजात कहां लगा दिए? कंपनी को भी नहीं पता चला कि फोर्थ सिग्नेचर से काम हुआ है। कंपनी ने एक नया शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, किसके नाम से? सी ने शेयर किसको ट्रांसफर कर दिए? डी कौन? इनोसेंट बायर, इनोसेंट बायर। मीनवाइल अचानक से बी को पता चला उसके शेयर फोर्स ट्रांसफर हो गए, वो उठा और भागा। कहां भागा? कंपनी में जाके ऑब्जेक्शन करा, तो पता चला शेयर कहां जा रहे हैं। हमने डी के यहां से सारे शेयर कहां ट्रांसफर कर दिए? इसके पास शेयर आए थे, शेयर वापस चले गए। इसकी कहानी तो खत्म हो गई क्योंकि शेयर गए, शेयर वापस आ गए। करंटली नुकसान में डी था, पैसा सी ले गया, शेयर बी ले गया। ये भागा कहां भागा? कंपनी में। कहा क्या? आपकी वजह से नुकसान हुआ है कि सर्टिफिकेट तो आपने इशू करा है। कंपनी ने कंपनसेट किसको कर दिया? अब देखो ना, सी का पैसा गया, पैसा वापस, सॉरी डी का पैसा गया, डी का पैसा वापस आ गया। डी की कहानी खत्म, बी की कहानी खत्म। अब करंटली नुकसान में कंपनी, क्योंकि कंपनी ने कंपनसेट करा है डी को, मान लो 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख रुपए कंपनी ए से वसूल करेगी या सी से करेगी? बहुत अच्छा हुआ मैंने ये टॉपिक लिया, यकीन नहीं करा कि आपको याद है। कंपनी के पास कौन आया था? इवन, मैं पूरी लाइन पढ़ाई थी, इवन दो ही माइट हैव एक्टेड इन गुड फेथ। सर लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था साइन जाती है मेरी इसमें गलत। भाई तू लाया था कागज, तू जान तेरा काम। मेरे को तो आज भी एग्जांपल याद है। अरे ये वाला, इसने फीस जमा करवाई, उस नोट में जाली नोट निकल गया। इसने जानबूझ के थोड़ी दिया। अब मान लो कनिष्का ने इसको टिकाया था, मेरे तक किसने दिया, तो मैं किसको पकड़ूंगा? सर लेकिन मुझसे भी, मुझे भी नहीं पता था सर, मेरे साथ भी ऐसा हो गया। मैंने, तू जान तेरा काम जाने, दूसरा 500 का नोट दे, बात खत्म। इसने हाथों और मुझे दूसरा 500 का नोट दिया, इवन दो शी माइट हैव एक्टेड इन गुड फेथ। भुगतना किसको पड़ेगा? एक बार सी को। अब सी किसको पकड़ेगा? और अच्छा हुआ मैंने ये क्वेश्चन पूछा, एग्जाम में 8 मार्क्स में केस स्टडीज आई हुई है इसके ऊपर, और फिर आप आंसर लिख देते ए, जबकि इसका आंसर सी है। कंपनी में जो ये कागज फाइल कर रहा है ना, कंपनी को कंपनसेट वही करेगा। यहां तक शेयर कैपिटल में क्या दिक्कत आ रहा है? इसमें जितने जितने बड़े मेन टॉपिक्स थे मेरे लेवल पे, मैंने एक बार सारे आपको गो थ्रू करवा दिए। बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट रिवीजन क्लास में जब भी स्टार्ट होती है। चले।